ओके, आई थिंक स्टार्ट हुआ रिकॉर्डिंग। हाँ स्टार्ट हो गया। करिए, स्टार्ट करिए। Hello everyone, my name is Ankit Jain. Now I am starting in front of you next important subject for GATE and DSC examination. और जिस सब्जेक्ट की मैं आपके सामने बात करना चाहता हूँ, सब्जेक्ट इज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। इफ आई विल टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, यदि मैं आपके सामने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करता हूँ, देखिएगा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। अगर मैं आपके सामने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करूंगा, तो गेट और ईएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, स्पेशली हम यहाँ पर गेट एग्जाम के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, तो अगर मैं गेट एग्जाम के बारे में देखता हूं, तो गेट एग्जाम में अप्रोक्सीमेट इसका वेटेज जो होता है, दिस इज 10 प्लस माइनस 2 मार्क्स। 10 प्लस माइनस 2 मार्क्स का मतलब है कम से कम ये 10 नंबर का तो आएगा ही, कभी कभार केसेस में ये 8 मार्क्स से लेकर 12 मार्क्स तक वेरी कर सकता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिएगा, हम थोड़े से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की आपके सामने बात करूंगा, इफ आई विल टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, तो गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में पढ़ना पड़ता है, इट इज कॉल्ड एज हाईवे इंजीनियरिंग, उसको मैं हाईवे इंजीनियरिंग बोलता हूँ। क्लियर? या फिर अदर वर्ड में मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अदर वर्ड में मैं ये भी आपसे बोल सकता हूँ कि यदि मैं हाईवे इंजीनियरिंग की बात करूंगा, तो हाईवे इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन का मेजर पोर्शन कवर कर लेता है। क्लियर? इसके बाद मुझे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में पढ़ना पड़ेगा, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज रेलवे इंजीनियरिंग, इट इज रेलवे इंजीनियरिंग का पार्ट होगा। ठीक है? अब रेलवे इंजीनियरिंग हमें पूरा नहीं पढ़ना है। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इफ आई टॉक अबाउट रेलवे इंजीनियरिंग, सो सम पार्ट विल बी एडेड आफ्टर 2015, यानी 2015 के बाद कुछ पार्ट रेलवे इंजीनियरिंग का ऐड किया गया है, दैट मींस 2016 में। क्लियर? अब वो पार्ट क्या है अभी हम देखते हैं। इसके बाद मुझे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का पढ़ना पड़ेगा, इट इज कॉल्ड एज एयरवे इंजीनियरिंग, उसको मैंने एयरवे इंजीनियरिंग बोला। क्लियर? एयरवे इंजीनियरिंग भी मुझे पूरा नहीं पढ़ना है, कुछ पार्ट एयरवे इंजीनियरिंग का यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। क्लियर? अब देखिएगा बहुत ध्यान से, अगर मान लीजिए मैं हाईवे इंजीनियरिंग की आपके सामने बात करता हूँ बेटा, तो हाईवे इंजीनियरिंग में बहुत सारे पार्ट्स को मुझे यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा। वो पार्ट कौन कौन से हैं, आप लोग एक एक पार्ट को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे फर्स्ट पार्ट यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस होता है, दिस इज इंट्रोडक्शन पार्ट। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या होगा सर? इंट्रोडक्शन पार्ट में मुझे ये समझना होगा, व्हाट डू यू मीन अबाउट हाईवे, हाईवे का मतलब क्या होता है, रोड को किस तरीके से डेवलप किया जाता है, हिस्ट्री क्या है रोड डेवलप होने की, ये सब चीजें मैं यहाँ पर पढ़ूंगा। सेकंड इंपॉर्टेंट टास्क की अगर मैं बात करता हूं, तो सेकंड इंपॉर्टेंट टास्क जो मुझे यहाँ पर पढ़ना पड़ता है, इट इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक डिजाइन। मैं ज्योमेट्रिक डिजाइन की बात करूंगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर्व्स क्या होते हैं, कर्व की लेंथ क्या होगी, ट्रांजिशन कर्व क्या कहलाता है, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स क्या होते हैं किसी भी हाईवे के, और इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क दैट मींस साइड डिस्टेंस क्या कहलाता है, वो मुझे ज्योमेट्रिक डिजाइन के अंदर पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से ज्योमेट्रिक डिजाइन के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, इट इज कॉल्ड एज ट्रैफिक इंजीनियरिंग। यदि मैं आज के लेटेस्ट ट्रेंड की बात करूं, जो गेट का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेवरेट टॉपिक होता है ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ठीक है ना? इट इज हाईली कंसेप्चुअल टास्क, ये बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल टास्क भी है। अगर मान लीजिए मैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग की आपके सामने बात करूंगा, इफ आई विल टॉक अबाउट ट्रैफिक इंजीनियरिंग, यदि मैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग की आपके सामने बात करूंगा, सो ट्रैफिक इंजीनियरिंग इज very important and govern a very important role for your examination.
चलिए इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कॉल्ड एज पेमेंट डिजाइन। सभी लोग जानते हैं, अगर मैं पेमेंट डिजाइन की आपके सामने बात करूं तो पेमेंट बहुत 4 तरीके के बनाए जाते हैं, रिजिड पेमेंट, फ्लेक्सिबल पेमेंट, सेमी रिजिड एंड कंपोजिट। क्लियर? तो ईच एंड एवरी पेमेंट क्या कहलाता है, उस पेमेंट का अगर मैं आपसे बोलूं ईच एंड एवरी पेमेंट क्या कहलाता है, उस पेमेंट का किस तरीके से, यानी कि ऐसे बोल सकता हूँ कि किस तरीके से पेमेंट को डिजाइन करूंगा, उसके क्या डिजाइन पैरामीटर्स होंगे, ये सभी चीजें मुझे जाननी जरूरी होती है। क्लियर? अब देखिएगा मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आपको बताना चाहता हूँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में मैं क्या लिखूंगा, पेमेंट डिजाइन के बाद जो मुझे पढ़ना है इट इज पेमेंट मटेरियल। अब भाई मैं पेमेंट को डिजाइन करूंगा तो भाई पेमेंट में कुछ मटेरियल भी यूज किया जाता होगा, जैसे कि एग्रीगेट्स, जैसे कि बिटुमेन है ना, तो बिटुमेन के टेस्ट कौन कौन से होते हैं, एग्रीगेट के टेस्ट कौन कौन से होते हैं, किस टाइप का एग्रीगेट हाईवे के लिए सुटेबल होता है, ये सब चीजें मुझे समझनी जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क जो मुझे यहाँ पर समझना पड़ेगा पेमेंट मटेरियल के बाद, वो कहलाता है बेटा पेमेंट मेंटेनेंस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी रिसेंट में ये छोटा सा टॉपिक यहाँ पर ऐड किया गया है पेमेंट मेंटेनेंस नाम से। वैसे इससे आज तक प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट ठीक है, गेट सिलेबस में इतना टॉपिक मुझे ऐड करवा दिया गया है हाईवे इंजीनियरिंग के लिए। क्लियर? अगर मैं गेट की बात करता हूं तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, सो ज्योमेट्रिक डिजाइन, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, पेमेंट डिजाइन एंड पेमेंट मटेरियल, दीज 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस। ये 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आपके काउंट होंगे। अगर मान लीजिए मैं रेलवे इंजीनियरिंग की बात करता हूं बेटा, तो रेलवे इंजीनियरिंग में गेट ने डायरेक्टली मुझे एक ही टर्म से इंट्रोड्यूस कराया है, उसको बोला जाता है ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवे ट्रैक। इसको बोला जाता है ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक का ज्योमेट्रिक डिजाइन पैरामीटर्स कौन कौन से, जैसे कि सुपर एलिवेशन क्या कहलाता है, कैंट क्या कहलाता है, कैंट डेफिशिएंसी क्या कहलाती है, स्पीड कैसे कैलकुलेट होगी, ट्रांजिशन कर्व का लेंथ कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये सब मुझे रेलवे इंजीनियरिंग में पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? सिर्फ छोटा सा पोर्शन, ना तो मुझे पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग पढ़नी है, ना ही मुझे इंट्रोडक्शन पढ़ना है, लेकिन ज्योमेट्रिक डिजाइन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पोर्शन को भी डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है? इसके बाद अगर मैं थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करता हूं, दिस इज एयरवे इंजीनियरिंग। तो 2016 के बाद से एयरवे इंजीनियरिंग को हमारे सिलेबस में ऐड किया गया है। 2016 से हमारे सिलेबस में एयरवे इंजीनियरिंग को ऐड किया गया है। एंड इफ आई विल टॉक अबाउट एयरवे इंजीनियरिंग, तो एयरवे इंजीनियरिंग में जैसे होता है क्या, टैक्सीवे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर मैं टैक्सीवे की बात करूं, रेडियस ऑफ टैक्सीवे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, ये सब यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद एक और टास्क इसने मुझे इंट्रोड्यूस करके दिया है, वो टास्क जो इसने मुझे इंट्रोड्यूस करके दिया है, इट इज रनवे लेंथ एंड करेक्शन। रनवे लेंथ एंड करेक्शन, ठीक है ना? यानी कि किसी भी रनवे का लेंथ किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और उसमें करेक्शंस को किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो दिस इज रनवे लेंथ एंड करेक्शन। तो इस तरीके से अगर मैं आपके सामने डिस्कस करूं, इस तरीके से आपके सामने डिस्कस करूं, तो ये 2 टॉपिक यहाँ पर एयरवे में, एक टॉपिक रेलवे इंजीनियरिंग में, और ये 4 टॉपिक हाईवे इंजीनियरिंग में मेजर पार्ट में कवर किए जाते हैं। अगर इंट्रोडक्शन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्शन अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो आपके लिए फिर ज्योमेट्रिक डिजाइन समझ ही नहीं आएगा। ज्योमेट्रिक डिजाइन नहीं पढ़ेंगे तो ट्रैफिक में दिक्कत होगा, ट्रैफिक नहीं पढ़ोगे तो फिर पेमेंट डिजाइन में दिक्कत होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर मटेरियल नहीं पढ़े तो भी पेमेंट डिजाइन नहीं बन पाएगी। इसीलिए आपको हर एक टॉपिक को रिलेटेड है, ईच एंड एवरी टॉपिक को आपको डिस्कस करते हुए चलना है। क्लियर? चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और कंडीशन को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर? देखिए कंडीशन किस तरीके से होगा। मैंने आपसे बोला मैं सबसे पहले आपके सामने डिस्कस करूंगा हाईवे इंजीनियरिंग के लिए। फर्स्टली आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू हाईवे इंजीनियरिंग, और हाईवे इंजीनियरिंग में मैं अपना फर्स्ट टॉपिक आपके सामने डिस्कस करूंगा, एंड द फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन पार्ट। मैं इंट्रोडक्शन पार्ट की आपके सामने बात करता हूँ। क्लियर? देखिए अब भाई मैं इंट्रोडक्शन पार्ट की आपके सामने बात करूंगा। इंट्रोडक्शन पार्ट की अगर मैं आपके सामने बात करता हूं तो किस तरीके से कंडीशन क्रिएट होगी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। क्लियर? जितने भी बच्चे, इफ एनीबॉडी इज प्रेजेंट हियर, अगर जो भी यहाँ पर प्रेजेंट है, सो आई रिक्वेस्ट टू यू कि आप मुझसे प्रॉपर चैट के थ्रू या फिर ऑडियो ऑन करके क्वेश्चंस को वहीं पर पूछ सकते हैं। क्लियर? अब देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को डिस्कस करता हूँ। अब अगर मैं इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को आपके सामने डिस्कस करूंगा, सो फर्स्टली आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ योर इंट्रोडक्शन पार्ट। मैं आपके सामने इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करता हूं। जस्ट अ वेट प्लीज।
आई विल टॉक अबाउट इन फ्रंट ऑफ यू इंट्रोडक्शन पार्ट। मैं इंट्रोडक्शन पार्ट की आपके सामने बात करता हूँ। देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट किस तरीके से मैं आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा। भाई अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हाईवे इंजीनियरिंग के लिए। सो राइट डाउन द हेडिंग, आप हेडिंग तो डाल ही लीजिएगा। फर्स्टली आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू हाईवे इंजीनियरिंग, देन आई मैं सबसे पहला इंट्रोडक्शन में समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन अबाउट हाईवे। हाईवे का मतलब क्या होता है, तो आप सुनिएगा बहुत ध्यान से। व्हाट डू यू मीन अबाउट हाईवे, हाईवे का मतलब क्या होगा। अगर मान लीजिए मैं आप का मतलब क्या है, सो ऑल द स्टूडेंट्स आर डायरेक्टली गिव अ आंसर सर हाईवे का मतलब होता है, सर हाईवे का मतलब होता है सर जो सिटी को कनेक्ट कर दे, ठीक है ना, वो हाईवे कहलाता है। जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक्चुअल में जब मैं हाईवे की आपके सामने बात करूं, ये नो डाउट आप इस तरीके से बोलते हो कि सर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, लेकिन वो तो क्लासिफिकेशन है ना यार। तो मतलब नहीं कनेक्ट कर दे, सिटी से सिटी को कनेक्ट कर दे, नो उसको तो मैं रोड भी बोल सकता हूँ। एक्चुअल में व्हाट डू यू मीन अबाउट हाईवे, तो आपने देखा होगा जब भी मैं हाईवे की आपके सामने बात करूंगा तो हाईवे दो टर्म से मिलकर बना होता है। द फर्स्ट इज हाई एंड अनदर इज वे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर मैं थोड़ा सा हिंदी यहाँ पर पढ़ूं, क्योंकि भाई ठीक है आप लोग मराठी के हैं, मुझे मराठी तो नहीं आती है, मैं आपको हिंदी में बता सकता हूँ। यदि मैं हाई के बारे में बात करूं तो इतना तो सभी को आता होगा हिंदी की हाई का मतलब होता है ऊंचा। और अगर मैं वे की बात करता हूँ, इफ आई विल टॉक अबाउट वे, अगर मैं वे की बात करूंगा तो वे का मतलब होता है रास्ता। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बस यही इसकी डेफिनेशन है बेटा, ऐसा रास्ता जो कुछ ऊंचाई पर बनाया जाता है उसी को मैं हाईवे बोलूंगा। ठीक है ना, मैंने क्या बोला, अ वे विच इज कंस्ट्रक्टेड। अच्छा ऊंचाई को अपने टेक्निकल टर्म्स में क्या कहते हैं, हायर रिड्यूस लेवल। एम आई राइट और रॉन्ग, जिसका रिड्यूस लेवल ज्यादा है इसका मतलब वो ज्यादा ऊंची जगह है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए मैंने आपसे बोला हाईवे का मतलब होता है, हाई का मतलब ऊंचा, वे मतलब रास्ता, ऐसा रास्ता जो ऊंचाई पर बनाया जाता है, इट इज कॉल्ड एज हाईवे, इसको मैंने हाईवे बोला। क्लियर। तो देखिएगा मैं आपके सामने क्या डिस्कस करता हूँ, आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। हाईवे की अगर मैं बात करूं तो मैं आपसे लिखता हूं अ वे विच इज कंस्ट्रक्टेड, अ वे विच इज कंस्ट्रक्टेड, a way which is constructed on higher reduced level, a way which is constructed on higher reduced level is called highway। ऐसा रास्ता जो ऊंचाई पर कंस्ट्रक्ट किया जाए, ऊंचे, is called highway। a way which is constructed on higher reduced level is called highway। इनको मैंने हाईवे बोला, यानी ऐसा रास्ता जो कुछ हायर रिड्यूस लेवल पर कंस्ट्रक्ट किया जाए। मतलब समझना, आपको प्रैक्टिकल फील दिलवाता हूँ। आपने देखा होगा शुरू में, जैसे सपोज दैट इस तरीके से ये कभी भी मेरे पास एक ग्राउंड सरफेस है, दिस इज अ ग्राउंड लेवल, मैं ग्राउंड लेवल के ऊपर रोड को बना देता था और इसका रिड्यूस लेवल मैंने माना सपोज दैट 100 मीटर। रिड्यूस लेवल का मतलब क्या होता था, एमएसएल के रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट का हाइट यदि मैं कैलकुलेट करूंगा तो उसको 100 यानी उसको उस पॉइंट का रिड्यूस लेवल बोलता था। हाइट ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एमएसएल, एमएसएल के रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट का हाइट अगर मैं कैलकुलेट करूंगा सो इट इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज रिड्यूस लेवल, उसको मैं रिड्यूस लेवल बोलता था। क्लियर। लेकिन आज की तारीख में आप लोग देखते होंगे कि जब भी हम हाईवे पर चलते हैं, तो जब भी मैं हाईवे पर चलूंगा तो हाईवे पर इस तरीके से एम्बैंकमेंट बना होता है सॉइल का। एम आई राइट और रॉन्ग। और इसके ऊपर से रोड जाता है, यानी कि जब मैं हाईवे पर चलता हूँ ना तो इस तरीके से दोनों तरफ मुझे स्लोप दिखते हैं और बीच में इस तरीके से यानी स्लोप क्यों दिखेंगे, क्योंकि मैं सॉइल के ऊपर एक रोड को डाल देता हूँ। इसको एम्बैंकमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड एज एम्बैंकमेंट।
इसको एम्बैंकमेंट बोला। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखना, अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं ये जो एम्बैंकमेंट मैंने बनाया इट्स 2 मीटर हाइट, इसकी 2 मीटर हाइट है, तो बेटा इस अपर सरफेस का रिड्यूस लेवल कितना हो जाएगा, तो इस सरफेस का रिड्यूस लेवल इसका तो 100 इज गिवन, 100 प्लस 2 इज 102 मीटर। तो इस रोड को मैंने कुछ हायर रिड्यूस लेवल पर बनाया ना एज कंपेयर टू दिस, इसीलिए मैंने लिखा है अ वे व्हिच इज कंस्ट्रक्टेड ऑन हायर रिड्यूस लेवल इज कॉल्ड हाईवे। ऐसा रास्ता जो हाई रिड्यूस लेवल पर बनाया जाए उसको हाईवे बोला जाता है। अब सर ऐसा क्यों, ऐसा क्या रीजन आ गया कि हमें रोड को हायर रिड्यूस लेवल पर बनाना पड़ा? ठीक है, तो देखिएगा, आपने कभी कभार सुना होगा कि जब बारिश होता है तो बारिश के कारण रन ऑफ जनरेट होगा, रन ऑफ जनरेट होगा तो पानी आएगा और पानी इसके ऊपर से चला जाता था, रोड के ऊपर से, जिस कारण से क्या होता था, फ्लड के कारण, जिस कारण से क्या होता था, फ्लड के कारण हमारा ये रोड सबमर्ज हो जाता था, डूब जाता था पानी में। क्लियर? और इस पर ट्रैफिक नहीं, यानी इस पर ट्रैफिक फिर पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो इस कारण से क्या हुआ, इस कारण से होगा क्या, ये फ्लड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैंने रोड को हायर रिड्यूस लेवल पर कंस्ट्रक्ट किया। सर तो क्या कर लिया, देखो पानी आया, फ्लड की थोड़ी ना कोई डेप्थ होती है, फ्लड तो आएगा, लोग पानी इस तरीके से ऊपर से निकल जाएगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जैसे ही पानी इससे ऊपर आएगा मैं यहाँ पर एक पाइप प्रोवाइड कर देता हूँ। क्लियर? ये पानी जितना भी आएगा इस पाइप के थ्रू इस डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगा। समझ में आया? तो बेटा मैंने क्या किया, रोड को हायर रिड्यूस लेवल पर बनाना चालू किया, और ऐसा मैंने क्यों किया, टू रिजॉल्व अ फ्लड प्रॉब्लम, फ्लड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। क्लियर? तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, टू रिजॉल्व फ्लड प्रॉब्लम। ठीक है ना? फ्लड प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए या फिर फ्लड प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए मैंने क्या किया, रोड को हायर रिड्यूस लेवल पर कंस्ट्रक्ट कर दिया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको हाईवे का मतलब समझ में आया? हाई प्लस वे, यानी कि ऐसा रास्ता जो ऊंचाई पर बनाया जाता है उसी को मैं हाईवे बोलूंगा। समझ में आ गया होगा आई थिंक सबके लिए। क्लियर? चलिए अब हम थोड़े से और आगे जाते हैं, और विच ओके चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने आपसे बोला ये हाईवे का मतलब तो हम समझ गए, अब मैं आपके सामने बताता हूँ डेवलपमेंट ऑफ रोड, एक्चुअल में रोड का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ। तो राइट डाउन दी हेडिंग, आप हेडिंग डालिएगा, हेडिंग इज डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, डेवलपमेंट ऑफ रोड, रोड का डेवलपमेंट किस तरीके से किया गया। नाउ इफ आई विल टॉक अबाउट डेवलपमेंट ऑफ रोड, अगर मैं डेवलपमेंट ऑफ रोड की आपके सामने बात करता हूं तो बहुत ध्यान से सुनिए, एक्चुअल में एक ही बार में रोड डेवलप नहीं हो गया, डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन आए, डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन ने हमें अपना अपना क्रॉस सेक्शन व्यू गिवन दिया, और जब हमें डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन ने अलग अलग क्रॉस सेक्शनल व्यू हमारा गिवन दिया, तो फिर उस हिसाब से मैंने धीरे धीरे रोड की प्रोफाइल को समझा और रोड को बनाना स्टार्ट किया। इसी तरीके से इसी कड़ी में सबसे पहला जो कंस्ट्रक्शन मेरे पास आया था उस कंस्ट्रक्शन को नाम दिया मैंने रोमन कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना? रोमन कंस्ट्रक्शन। इसके पहले भी कंस्ट्रक्शन आए होंगे, लेकिन लेकिन रोड कंस्ट्रक्शन की शुरुआत रोमन कंस्ट्रक्शन से ही मानी जाती है। ठीक है? रोमन कंस्ट्रक्शन का मतलब सभी बच्चे समझ गए, रोमन कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होगा, रोमन कंस्ट्रक्शन मतलब हो गया होगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ during the period of Roman civilization. Am I right or wrong? During the period of Roman civilization. Roman civilization के टाइम जो भी रोड कंस्ट्रक्ट हुए उनको मैं रोमन कंस्ट्रक्शन बोला। क्लियर? अब बात सुनना, इफ आई टॉक अबाउट रोमन कंस्ट्रक्शन, तो रोमन कंस्ट्रक्शन ने अपना इस तरीके से मुझे एक क्रॉस सेक्शन रोड का गिवन दिया, जो आपको यहाँ पर गिवन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब भाई इस तरीके से इसने हमें रोड का क्रॉस सेक्शन गिवन दिया, दे गिवन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड लाइक दिस, इस तरीके से उसने हमें एक रोड का क्रॉस सेक्शन गिवन दिया, और इसमें बहुत सारे फीचर्स यानी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी बताई, और यहाँ पर बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी थे। क्लियर? तो सबसे पहले तो हम अच्छी बात देखते हैं कि एक्चुअल में अच्छी बात क्या थी, देन आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू कि व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेज क्या थे। क्लियर? तो देखिएगा सबसे पहले हम कुछ अच्छी अच्छी बातों को डिस्कस करते हैं, देन आई विल डिस्कस सम डिसएडवांटेजेस हियर। देखिए सबसे फर्स्ट अच्छी बात जो यहाँ पर उसने डिस्कस की उसको मैं एडवांटेजेस के फॉर्म में लिखता हूँ, और जो गंदी बातें होंगी उनको मैं डिसएडवांटेज के फॉर्म में लिखूंगा। क्लियर? फर्स्ट एडवांटेज जो इसने मुझे बताया, इसने पेमेंट को नंबर ऑफ लेयर्स में कंस्ट्रक्ट किया, एक ही मटेरियल से पूरा पेमेंट नहीं बना दिया। एम आई राइट और रॉन्ग? क्योंकि इसको पता था कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर पर
अलग अलग लोड आएगा तो अलग अलग लोड के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ का मटेरियल मुझे यूज करना पड़ेगा। तो इसका सबसे अच्छा बात तो यही रहा, पेवमेंट इज इन नंबर ऑफ लेयर्स। इसने पेवमेंट को क्या बनाया, नंबर ऑफ लेयर्स में बनाया। सो पेवमेंट इज इन नंबर ऑफ लेयर्स, इसने पेवमेंट को नंबर ऑफ लेयर्स में बना दिया। क्लियर टू ऑल ऑफ। इसी तरीके से इसका दूसरा एडवांटेज क्या है, दूसरा एडवांटेज ये है इसने कर्ल प्रोवाइड किया। ये आपको कर्ल दिख रहा होगा, एक बड़ा सा पत्थर, इसने कर्ल को प्रोवाइड किया। व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस, कर्ल को प्रोवाइड करने के पीछे रीजन क्या है, देखिए बहुत ध्यान से, मैं कर्ल को वापस से बना देता हूँ। दिस इज अवर कर्ल, ये आपको दिख रहा होगा, ये येलो कलर कर रहा हूं मैं इस पर, ये आपका कर्ल पोर्शन है। क्लियर। अब इसने कर्ल को क्यों प्रोवाइड कर दिया, व्हाट इज द नीड, क्या नीड था इसका। तो आपको एक बात समझ में आ रहा होगा सर, ये कर्ल क्या कर रहा है, इस पेमेंट को लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग। सो मैं यहाँ पर लिखता हूं, कर्ल इज प्रोवाइडेड, नॉट कर्व, इट इज कर्ल। कर्ल इज प्रोवाइडेड, कर्ल इज प्रोवाइडेड फॉर लेटरल सपोर्ट, लेटरल सपोर्ट के लिए कर्ल इज प्रोवाइडेड फॉर लेटरल सपोर्ट, लेटरल सपोर्ट के लिए क्या हुआ, कर्ल को मैंने प्रोवाइड किया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थर्ड इसका एडवांटेज कुछ है क्या, और कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा है, इसने केवल पेमेंट को नंबर ऑफ लेयर्स में बनाया और कर्ल को प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, लेकिन व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस हियर, बेटा यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। अगर डिसएडवांटेज नहीं होते तो फिर मैं इसी कंस्ट्रक्शन को डायरेक्टली यूज करता रहता, लेकिन आज की तारीख में मैं इस कंस्ट्रक्शन अकेले को यूज नहीं करता हूं। सो इफ आई विल टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस, अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो पहला डिसएडवांटेज क्या है, द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज, सबसे पहला जो यहाँ पर डिसएडवांटेज देखने को मिलता है वो फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि इसमें देखिए अगर बारिश आया, सपोज दैट रेनफॉल हुआ, अब बेटा अगर रेनफॉल हुआ तो रेनफॉल यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएगा कि रेनफॉल ड्रेन आउट हो पा रहा है क्या, अरे रेनफॉल को अगर ड्रेन होना है तो उसको फिर स्लोप की जरूरत पड़ेगी, क्रॉस स्लोप होना चाहिए, तो क्रॉस स्लोप नहीं है। और दूसरी बात, अगर मान लो पानी कहीं से बाहर आ भी गया तो पानी बाहर आने के बाद जाएगा कहाँ, कोई साइड ड्रेन है क्या, इन्होंने कोई साइड ड्रेन भी नहीं बनाया। एम आई राइट और रॉन्ग। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है, नो क्रॉस स्लोप इज प्रोवाइडेड, इसने ना तो कोई क्रॉस स्लोप दिया, नो क्रॉस स्लोप इज प्रोवाइडेड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इसने ना तो कोई क्रॉस स्लोप को प्रोवाइड कराया, एंड सेकंड क्या किया इसने, नो क्रॉस स्लोप इज प्रोवाइडेड, सिमिलरली नो साइड ड्रेन इज प्रोवाइडेड। साइड ड्रेन को हिंदी में क्या बोला जाता है, रोडों के बाजू में नालियां जाती है ना, तो उन नालियों को ही बेटा साइड ड्रेन बोला जाता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो मैंने लिखा नो क्रॉस स्लोप इज प्रोवाइडेड, नो साइड ड्रेन इज प्रोवाइडेड, ना तो क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड है और ना ही साइड ड्रेन प्रोवाइडेड है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, नो क्रॉस स्लोप इज प्रोवाइडेड एंड नो साइड ड्रेन इज प्रोवाइडेड। इसके बाद एक थर्ड और इसका बिगेस्ट डिसएडवांटेज था, व्हाट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज बिहाइंड दिस, इसके पीछे जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था वो डिसएडवांटेज ये था बेटा कि इसने लार्ज फाउंडेशन स्टोन को बॉटम में प्लेस्ड किया। आपको दिख रहा होगा, लार्ज फाउंडेशन स्टोन इज प्लेस्ड एट बॉटम, मैंने बॉटम में लार्ज फाउंडेशन स्टोन को प्लेस कर दिया। अब ये डिसएडवांटेज क्यों है, इसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, अपन एक तो डायग्राम बाद समझेंगे कि ये डिसएडवांटेज क्यों है। क्लियर। अभी सिर्फ आप लिख लीजिएगा कि इसका एक और डिसएडवांटेज था, और डिसएडवांटेज ये है, large foundation stone, large foundation stone placed at bottom, large foundation stone placed at bottom, मैंने क्या किया, large foundation stone को bottom पर placed कर दिया। क्लियर। ये डिसएडवांटेज है, लेकिन ये डिसएडवांटेज क्यों है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है ना। इट इज अवर रोमन कंस्ट्रक्शन, आपको दिख रहा होगा अपर लेयर पर मैंने लार्ज स्टोन्स को प्रोवाइड किया है, लार्ज स्टोन एट टॉप जिसकी थिकनेस 10 to 15 सेंटीमीटर होगा, लाइम मोर्टार जिसकी थिकनेस 25 to 40 सेंटीमीटर है, ब्रोकन स्टोन जिसका थिकनेस 25 to 40 सेंटीमीटर है, एंड लार्ज फाउंडेशन स्टोन जिनका थिकनेस 10 to 20 सेंटीमीटर थिक है। और इस पेमेंट का विड्थ इसने कितना माना, अप्रोक्सीमेट 2.2 मीटर टू 2.5 मीटर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए, और अगर मैं इस टोटल पेमेंट की थिकनेस करूं, टोटल पेमेंट का थिकनेस इज 0.75 मीटर टू 1 मीटर इज द टोटल थिकनेस ऑफ पेमेंट। इस पेमेंट का टोटल थिकनेस की अगर मैं बात करता हूं तो 0.75 टू and I will discuss in front of you a second type of construction। अगर मैं सेकंड टाइप ऑफ, देखो रोमन कंस्ट्रक्शन में क्या था बेटा,
रोमन कंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, इसमें एडवांटेज तो ड्रेन था और लार्ज फाउंडेशन स्टोन इज प्लेस्ड एट बॉटम, ठीक है। अब देखिए इसी डिसएडवांटेज को रिमूव करा अपने नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन ने, एंड नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन के अगर मैं नाम की बात बोला जाता है सैगवेट कंस्ट्रक्शन, सैगवेट कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। इफ आई टॉक अबाउट सैगवेट कंस्ट्रक्शन मॉडिफिकेशन की, क्लियर। सो राइट डाउन द हेडिंग, आप हेडिंग डालिएगा मॉडिफिकेशंस। इसने क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए, तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन आपको दिख रहा होगा, अगर मैं मॉडिफिकेशन है कि इसने पानी को ड्रेन करने के लिए अपर सरफेस पर क्या दे दिया, देखो क्रॉस स्लोप को प्रोवाइड कर दिया, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और क्रॉस स्लोप से जैसे ही पानी ड्रेन होकर जाएगा तो साइड ड्रेन में जाएगा, तो साइड ड्रेन भी प्रोवाइड कर दी। तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन तो था साइड ड्रेन एंड क्रॉस स्लोप, साइड ड्रेन एंड क्रॉस स्लोप is provided, side drain and cross slope is provided। इसने क्या किया, साइड ड्रेन एंड क्रॉस स्लोप को प्रोवाइड कर दिया, साइड ड्रेन एंड क्रॉस स्लोप इज प्रोवाइडेड, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सेकंड स्टेटमेंट क्या दिख सकता हूं, और कोई इसमें मॉडिफिकेशन दिख रहा है क्या, और कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, क्लियर। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज है क्या, यस एक डिसएडवांटेज तो मुझे दिख ही गया सर। क्या डिसएडवांटेज दिखा आपको, फर्स्ट डिसएडवांटेज तो सर मुझे यही दिख गया, फर्स्ट डिसएडवांटेज तो मुझे यही दिख गया कि सर इसने लार्ज फाउंडेशन स्टोन को अगेन बॉटम में प्रोवाइड कर दिया। एम आई राइट और रॉन्ग, राइट। लार्ज फाउंडेशन स्टोन इज आल्सो प्रोवाइडेड एट अ बॉटम सरफेस, इसने बॉटम सरफेस पर लार्ज फाउंडेशन स्टोन को प्रोवाइड किया हुआ है, क्लियर। तो अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करता हूं, इफ आई विल टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस, अगर मैं डिसएडवांटेजेस की आपके सामने बात करूंगा, तो डिसएडवांटेज क्या है, फर्स्ट डिसएडवांटेज तो ये हमें पकड़ में ही आ गया कि लार्ज फाउंडेशन स्टोन एट बॉटम। लेकिन इसके पहले भी एक डिसएडवांटेज है क्या, कि इसने पानी को ड्रेन करने के लिए क्रॉस स्लोप केवल अपर लेयर पर प्रोवाइड किया है, अपर लेयर के अलावा, टॉप लेयर के अलावा और किसी लेयर पर आपको क्रॉस स्लोप दिखाई दे रहा है क्या, कहीं पर भी क्रॉस स्लोप दिखाई नहीं दे रहा। एम आई राइट और रॉन्ग, तो इसीलिए इसका डिसएडवांटेज है नो क्रॉस स्लोप इज प्रोवाइडेड, no cross slope is provided other than, no cross slope is provided other than top layer, ठीक है ना। अदर देन टॉप लेयर का मतलब टॉप लेयर को छोड़कर किसी भी लेयर पर क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड नहीं है, नो क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड अदर देन टॉप लेयर। इसी तरीके से सेकंड डिसएडवांटेज हम हमेशा जानते ही हैं, क्या डिसएडवांटेज है, लार्ज फाउंडेशन स्टोन प्लेस्ड एट बॉटम, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो लार्ज फाउंडेशन स्टोन प्लेस्ड एट बॉटम, अभी भी मेरे पास एक तो ठीक है भाई, साइड ड्रेन को आपने प्रोवाइड कर दिया, ये आपने मॉडिफिकेशन किया, क्रॉस स्लोप को भी आपने प्रोवाइड किया, लेकिन अपर सरफेस पर, इट इज आल्सो मॉडिफिकेशन, बट आपको हर एक सरफेस पर क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करना है, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता कि किसी भी सरफेस पर वाटर एक्यूमुलेट हो, क्लियर। सो देखिएगा लार्ज फाउंडेशन स्टोन प्लेस्ड एट बॉटम, मैंने बॉटम पर लार्ज फाउंडेशन स्टोन को प्लेस कर दिया, क्लियर। ये भी एक डिसएडवांटेज है। अब इन दो डिसएडवांटेज को रिमूव करने के लिए अगेन मुझे नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन की तरफ चलना पड़ा। अगर मैं आपसे बोलूं तो यहाँ पर स्लोपिंग बियरिंग सरफेस है, इस बियरिंग सरफेस की अगर मैं स्लोप की बात करता हूं तो बेटा इसका स्लोप इज 1/45, इसका 1/45 स्लोप है और 5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। ब्रोकन स्टोन इज 8 सेंटीमीटर थिक एंड लार्ज फाउंडेशन स्टोन 17 सेंटीमीटर थिक। और टोटल डेप्थ की अगर मैं बात करूं तो 30 सेंटीमीटर इज द टोटल डेप्थ, पूरे हाईवे का थिक, पूरे पेवमेंट जो भी आपने रोड बनाया है, जो भी पेवमेंट कंस्ट्रक्ट किया है, उसका टोटल थिकनेस इज 30 सेंटीमीटर है। चलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, नाउ वी विल गो टू अ नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन। Just a wait please, now I will discuss in front of you a next construction here। मैं आपके सामने नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ।
मैं आपके सामने नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन की बात किया, इसको भी मॉडिफाई मुझे थोड़ा करना पड़ेगा, तो मैं थर्ड टाइप के कंस्ट्रक्शन पर आया, एंड द थर्ड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज जनरली कॉल्ड एज, इसको मैंने नाम दिया टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई विल टॉक अबाउट टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। मैं आपके सामने टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन की बात किया। इफ आई विल टॉक अबाउट टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन, यदि मैं आपके सामने टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन की बात करूंगा, सो टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन में क्या होगा सर? इफ आई विल टॉक अबाउट टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन, यदि मैं टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन की आपके सामने बात किया, तो देखिएगा यहाँ पर भी मुझे कुछ एडवांटेज दिखाई देंगे और कुछ डिसएडवांटेज दिखाई देंगे। तो फर्स्टली आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू मॉडिफिकेशंस। मैं आपके सामने सबसे पहले मॉडिफिकेशंस की बात करता हूँ। इफ आई विल टॉक अबाउट मॉडिफिकेशंस, मैंने यहाँ पर क्या क्या मॉडिफिकेशन किए, तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन तो मुझे देखने में क्या मिल रहा है कि सर देखिए हर एक सरफेस पर क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड है। एम आई राइट और रॉन्ग? क्रॉस स्लोप इज प्रोवाइडेड फॉर ईच एंड एवरी सरफेस। हर एक सरफेस पर मुझे क्रॉस स्लोप प्रोवाइड दिख रहा है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ क्रॉस स्लोप इज प्रोवाइडेड। ये हमने मॉडिफिकेशन किया, दिस इज क्रॉस स्लोप इज प्रोवाइडेड, क्रॉस स्लोप इज प्रोवाइडेड for each and every surface, for each and every layer. Cross slope is provided for each and every layer. Clear? Each और every layer पर मैंने क्रॉस स्लोप को प्रोवाइड किया है। क्लियर? इट इज अ वन मॉडिफिकेशन। और मैंने यहाँ पर देखा दो ही डिसएडवांटेज रह गए थे, तो फर्स्ट डिसएडवांटेज तो कंप्लीट हो गया मॉडिफिकेशन के फॉर्म में, लेकिन एक डिसएडवांटेज यहाँ पर अभी भी रह गया। वो डिसएडवांटेज आपको देखने को मिल भी रहा होगा, ठीक है ना? इफ आई विल टॉक अबाउट डिसएडवांटेज, अगर मैं डिसएडवांटेज की आपके सामने बात करता हूं, तो एक ही डिसएडवांटेज रह गया, लार्ज फाउंडेशन स्टोन प्लेस्ड एट बॉटम। मैंने लार्ज फाउंडेशन स्टोन को बॉटम पर प्लेस्ड कर दिया। टू ऑल ऑफ यू, सो डिसएडवांटेज इज लार्ज फाउंडेशन स्टोन, large foundation stones placed at bottom, large foundation stone placed at bottom। मैंने क्या किया? बॉटम पर लार्ज फाउंडेशन स्टोन को प्लेस्ड किया, लार्ज फाउंडेशन स्टोन प्लेस्ड एट बॉटम। समझ में आया सभी को? ये था। अब मेरे पास टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन हुआ। बेटा जब तक नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन नहीं आया था, जब तक नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन नहीं आया था, जब तक टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन नहीं आया, जब तक टेलफोर्ड के आगे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं आया था, जब तक टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन को ही सबसे ज्यादा मॉडिफाइड कंस्ट्रक्शन माना जाता था। जब तक नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन नहीं आया था, जब तक टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन को ही सबसे ज्यादा मॉडिफाइड कंस्ट्रक्शन माना जाता था। टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन में क्या था? अपर वाला सरफेस बेयरिंग सरफेस था, जिसकी 4 सेंटीमीटर थिक थी, 1/45 का स्लोप था। लाइम मोर्टार था। नेक्स्ट लेयर ब्रोकन स्टोन था, 5 सेंटीमीटर थिक था, जिसका लार्ज फाउंडेशन स्टोन था, जिसकी थिकनेस वेरी करती थी 17 सेंटीमीटर टू 22 सेंटीमीटर। एम आई राइट और रॉन्ग? अब बेटा टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन के बाद की जब मैं आपसे बात करता हूं, तो टेलफोर्ड उस टाइम का सबसे ज्यादा मॉडिफाइड था, क्योंकि इसने हर एक चीज को मॉडिफाई कर दिया था। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम रह गई थी कि लार्ज फाउंडेशन स्टोन प्लेस्ड एट बॉटम। क्लियर? सो देखिएगा बहुत ध्यान से, मेरे पास अब नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन आया, और अगर मैं नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन की आपके सामने बात किया, दिस कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज मैकेडम कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना? इस कंस्ट्रक्शन को मैंने मैकेडम कंस्ट्रक्शन बोला, मैकेडम कंस्ट्रक्शन। अब अगर मैं मैकेडम कंस्ट्रक्शन की आपके सामने बात करता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, आज की तारीख में सबसे ज्यादा मॉडिफाइड कंस्ट्रक्शन मैकेडम ही है। मैकेडम के बाद से किसी ने रोड प्रोफाइल को मॉडिफाइड नहीं किया है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इफ आई टॉक अबाउट मैकेडम कंस्ट्रक्शन, अगर मैं मैकेडम कंस्ट्रक्शन की बात करूं, तो ये सबसे ज्यादा मॉडिफाइड कंस्ट्रक्शन कहलाता था उस टाइम। क्लियर हुआ सबको? अब देखना बहुत ध्यान से, इफ आई विल टॉक अबाउट मैकेडम कंस्ट्रक्शन, अगर मैं मैकेडम कंस्ट्रक्शन की बात किया, तो हमें दिख रहा होगा कि मैकेडम कंस्ट्रक्शन में नीचे की साइड, अगर मैं लोअर मोस्ट पार्ट को देखूं, देखिए बहुत तरीके से मैं रेड कलर को ले लेता हूं, अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं, तो इस पोर्शन में मुझे कहीं भी लार्ज फाउंडेशन स्टोन देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब लार्ज फाउंडेशन स्टोन देखने को क्यों नहीं मिल रहे हैं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बेटा एक्चुअल में जॉन मैकेडम, मैं इस डायग्राम पर वापस आता हूं, अभी एक्चुअल में था क्या? एक्चुअल में अगर मैं आपके सामने बात करता हूं और अगर मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं आपके सामने कि जॉन मैकेडम इज द फर्स्ट पर्सन, देखिएगा,
John McAdam is the first person. John McAdam is a first person who suggested that. John McAdam is a first person who suggested that. John McAdam is the first person who suggested that. Who suggested that large foundation stone. Who suggested that large foundation stone are not required to be placed. Are not required to be placed. Large foundation stones are not required to be placed. To be placed at bottom. ठीक है ना? ये सबसे पहला आदमी था जिसने ऐसी बात कर दी, हंगामा मच गया था उस टाइम। क्लियर? उसने बोल दिया था कि जॉन मैकडम इज द फर्स्ट पर्सन, ये पहला आदमी था हु सजेस्टेड दैट, जिसने सजेस्ट किया क्या कि हु सजेस्टेड दैट लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड एट बॉटम, कि लार्ज फाउंडेशन स्टोन को कभी भी बॉटम पर प्लेस करने का रिक्वायरमेंट होता ही नहीं है। ठीक है ना? अब इसने ऐसा किस कंसेप्ट के हिसाब से बोल दिया? ठीक है ना? तो इसने बोला था स्ट्रेस कंसंट्रेशन कंसेप्ट के हिसाब से, या फिर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं उसको बोल सकता था। क्लियर? देखिए उसने एक्चुअल में किस तरीके से काम किया और किस तरीके से उसने बोला। चलिए देखिएगा, मैं आपके सामने बात करता हूं। मैंने आपसे बोला कि उसने हमसे स्ट्रेस कंसंट्रेशन के हिसाब से बोला। जैसे सपोज दैट आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू, इस तरीके से आपके पास एक हाईवे का सरफेस है, ये फर्स्ट लेयर हो गई, सेकंड लेयर हो गया, थर्ड लेयर हो गया, एंड दिस इज अवर फोर्थ लेयर, ये फोर्थ लेयर हो गया। अब मैंने यहाँ पर क्या किया? इस तरीके से यहाँ पर मैंने एक टायर को प्लेस्ड किया। टायर इज प्लेस्ड लाइक दिस। अगर मैंने टायर को इस तरीके से प्लेस्ड किया और टायर पर मैंने पी लोडिंग को अप्लाई करवाया, आई विल अप्लाइंग अ लोड पी ऑन दिस पर्टिकुलर व्हील और टायर। इस पर्टिकुलर टायर पर मैंने पी लोडिंग को अप्लाई किया। इफ आई अप्लाइंग अ लोडिंग पी ऑन दिस टायर, सो एक्चुअल में क्या होगा, इस तरीके से ये लोड ट्रांसमिट हो रहा होगा। इस तरीके से अगर लोड ट्रांसमिट होगा, इस तरीके से लोड ट्रांसमिट होगा, मैंने आपसे बोला ये वाला जो एरिया आपको दिखा, दिस एरिया को मैंने A1 एरिया बोला। सेकंड लेयर पर जितने एरिया में लोड ट्रांसमिट हो रहा था, इस एरिया को मैंने A2 बोला। थर्ड लेयर पर जो लोड ट्रांसमिट हो रहा था, इस एरिया को मैंने A3 बोला। और फोर्थ लेयर पर जो लोड ट्रांसमिट हो रहा था, उस एरिया को मैंने A4 बोला। कर रहा हूँ, सभी बच्चे समझ रहे हैं कि सबसे ज्यादा एरिया A4 का है, फोर्थ लेयर पर सबसे ज्यादा एरिया में लोड ट्रांसमिट हो रहा है। इसके बाद थर्ड लेयर पर थोड़े से कम एरिया में लोड ट्रांसमिट हो रहा है, सेकंड लेयर पर और कम एरिया में लोड ट्रांसमिट हो रहा है, एंड फर्स्ट लेयर पर और कम एरिया में लोड ट्रांसमिट हो रहा है। यानी कि A4 सबसे ज्यादा है, इसके बाद A3 है, इसके बाद A2 है, और सबसे कम क्या है, A1 है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतनी बात तो हम समझ गए। A4 इज ग्रेटर देन A3 is greater than A2, A4 greater A3 and A3 is greater than A2 और A2 is greater than A1, that means A1 सबसे कम है। क्लियर? अब we already know that if I talk about stress क्या हो, अगर पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर स्ट्रेस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होगा, बेटा एरिया की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, क्या स्ट्रेस की वैल्यू वैसे वैसे डिक्रीज हो जाएगी? एम आई राइट और रॉन्ग? तो सबसे कम स्ट्रेस काय पर होगी, फोर्थ लेयर पर होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा उससे बड़ा होगा सिग्मा 2 और उससे बड़ा होगा सिग्मा 1। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो दिस इज अवर सीक्वेंशियल ऑर्डर, ये आपका सीक्वेंशियल ऑर्डर होगा। एक बात बताइए, फोर्थ नंबर एटम लेयर द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इज वेरी लो। सबसे कम स्ट्रेस है बॉटम लेयर पर। अगर बॉटम लेयर पर स्ट्रेस का वैल्यू सबसे कम है, तो क्या यहाँ पर लार्ज फाउंडेशन
स्ट्रेस करने के लिए हैवी मटेरियल को क्यों प्रोवाइड करना, इट इज यूजलेस, ये यूजलेस है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो इसीलिए वो बोलता है कि अगर मैं लास्ट लेयर की बात करा, फोर्थ लेयर की बात किया, तो फोर्थ लेयर के लिए हाँ नहीं, अगर मैं फोर्थ लेयर की आपके सामने बात करता हूं तो फोर्थ लेयर पर स्ट्रेस का वैल्यू सबसे कम है। अगर फोर्थ लेयर पर स्ट्रेस का वैल्यू सबसे कम है, इसका मतलब ये है कि फोर्थ लेयर पर अगर स्ट्रेस का वैल्यू सबसे कम है, इसका मतलब कम स्ट्रेस को रजिस्ट करने के लिए थोड़ा सा वीक मटेरियल यूज किया तो भी चलेगा, हैवी मटेरियल ना भी करो तो भी कोई बात नहीं। एम आई राइट और रॉन्ग? इसीलिए मैंने आपसे बोला बेटा कि फोर्थ लेयर पर हैवी मटेरियल यूज नहीं करो, लार्ज फाउंडेशन स्टोन यूज नहीं करो, ठीक है ना। यदि फिर भी तुम यहाँ पर लार्ज फाउंडेशन स्टोन यूज कर रहे हो, क्योंकि लार्ज फाउंडेशन स्टोन तो बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, जबकि उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं वहां पर, ठीक है, फिर भी अगर आप वो यूज कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि या तो तुम मटेरियल का मिस यूटिलाइजेशन कर रहे हो, ठीक है ना, या तो आप मटेरियल का मिस यूटिलाइजेशन कर रहे हो, और या फिर आप अनइकोनॉमिकल स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसीलिए जॉन मैकडम इस स्ट्रेस कंसेप्ट के हिसाब से बोला, स्ट्रेस कंसंट्रेशन कंसेप्ट के हिसाब से बोला कि फोर्थ लेयर पर स्ट्रेस बहुत कम है, इसीलिए लार्ज फाउंडेशन स्टोन को आप यहाँ पर प्रोवाइड मत करिएगा। क्लियर? देखिए बहुत ध्यान से, मैंने आपसे बोला मैकडम कंस्ट्रक्शन में आपने देखा होगा लास्ट लेयर पर कोई भी लार्ज फाउंडेशन स्टोन प्रोवाइड है ही नहीं, इसको मैंने कॉम्पैक्टेड सबग्रेड बोल दिया। क्लियर? जो C5 सॉइल से मिलकर बना होता है। C5 सॉइल का मतलब क्या है? ऐसा सॉइल जिसमें सम अमाउंट ऑफ कोहेजन भी हो, सम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन भी हो, जैसे सैचुरेटेड सैंड। क्लियर? और इसका स्लोप कितना रखा? 1/36। इसी के तरीके से ब्रोकन स्टोन आपको दिखाई दे रहे होंगे, वेयर इज कर्सर? यस, अगर आपको ब्रोकन स्टोन दिखाई दे रहे होंगे तो ब्रोकन स्टोन जो 5 सेंटीमीटर सीप से पास हो गए, क्लियर, 10 सेंटीमीटर थिक लेयर। इसी तरीके से अगर मैं सरफेस कोर्स की बात करूं तो सरफेस कोर्स में ऐसा मटेरियल जो 1.9 सेंटीमीटर सीप से पास हो गया हो, ठीक है ना, और 5 सेंटीमीटर थिक। इसी तरीके से वियरिंग कोर्स की अगर मैं बात करूं तो वियरिंग कोर्स का मतलब 10 सेंटीमीटर थिक, जो 10 सेंटीमीटर उसका लगभग थिकनेस होना चाहिए। समझ में आया? तो इस तरीके से हमारे पास मैकडम कंस्ट्रक्शन का एक प्रोफाइल था। यहाँ पर मॉडिफिकेशन क्या हुआ? यहाँ पर अगर मैं मॉडिफिकेशन की बात करूं तो मॉडिफिकेशन क्या हुआ? यहाँ पर केवल एक ही मॉडिफिकेशन हुआ है जो हमेशा बचा था। क्या मॉडिफिकेशन हो गया यहाँ पर? यहाँ पर जो मेन मॉडिफिकेशन हुआ है वो मॉडिफिकेशन यही है कि रिमूव, हमने क्या किया, इफ आई विल टॉक अबाउट मॉडिफिकेशन, अगर मैं आपके सामने मॉडिफिकेशन की बात करूं तो मॉडिफिकेशन क्या हुआ? यहाँ पर केवल एक ही मॉडिफिकेशन हुआ है, और वो मॉडिफिकेशन है लार्ज फाउंडेशन स्टोन रिमूव किए मैंने, ठीक है ना, रिमूव द लार्ज फाउंडेशन स्टोन, रिमूव लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स, मैंने लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज अवर मॉडिफिकेशन। इसके बाद कोई भी डिसएडवांटेज यहाँ पर नहीं बचा। हर एक लेयर पर क्या है? क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड है, साइड ड्रेन इज आल्सो प्रोवाइडेड हियर, कर्ल इज आल्सो प्रोवाइडेड हियर, एंड लार्ज फाउंडेशन स्टोन इज आल्सो रिमूव। क्लियर? यही हमारे पास था। तो अब मैं हाईवे को बनाना तो सीख गया, ये 4 कंस्ट्रक्शन मुझे इसके लिए पढ़ने पड़े। क्लियर? इट इज अ इंट्रोडक्शन पार्ट, एंड ये 4 कंस्ट्रक्शन मुझे यहाँ पर पढ़ने पड़े। इसके बाद भाई अब मैंने जब हाईवे को बनाना सीख लिया, ये आती है कि सर इंडिया में हाईवे को किस तरीके से डेवलप किया गया होगा। क्लियर? तो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ हाउ टू डेवलप द हाईवे इन इंडिया। इंडिया में हाईवे को किस तरीके से डेवलप किया गया। क्लियर? तो देखिएगा यहाँ पर हेडिंग डालेगा डेवलपमेंट ऑफ रोड इन इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ रोड इन इंडिया। इंडिया में रोड को किस तरीके से डेवलप किया गया, मुझे ये देखना पड़ेगा। क्लियर? सो एक्चुअल में इंडिया में जब रोड को डेवलप करने की बारी आई, क्लियर, सो भाई इंडिया में रोड को डेवलप करने की जब बारी आई तो मुझे एक कमेटी को बनाना पड़ा, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ से आपको कभी ना कभी डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली क्वेश्चंस को पूछा जाता है। क्लियर? हम आपको डिस्कस करते हैं एक्चुअल में क्या पूछा जाएगा। मैंने आपसे बोला कि अगर मान लीजिए मैं आपके सामने बात करता हूं, अगर मान लीजिए मैं आपके सामने बात करूंगा रोड डेवलपमेंट की, अगर रोड डेवलपमेंट की बात किया
तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर रोड को डेवलप करने के लिए, एक्चुअल में क्या हुआ होगा, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिए, जस्ट अ वेट प्लीज, मैं आपके लिए स्टेटमेंट निकाल के रखता हूँ। हाँ, तो रोड को डेवलप करने के लिए यहाँ पर क्या हुआ, एक 1927 में, कितने में, मैंने आपसे बोला रोड को डेवलप करने के लिए 1927 में एक कमेटी अपॉइंट की गई। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इन 1927 एक कमेटी अपॉइंट की गई। उस कमेटी के हेड, यानी हेडेड बाय मतलब उस कमेटी के जो हेड थे, वो हेड थे मिस्टर M.R. जयकर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इस कमेटी के जो हेड थे, उस कमेटी के हेड का नाम था मिस्टर M.R. जयकर। इसी M.R. जयकर सर के नाम पर उस कमेटी का नाम रखा गया जयकर कमेटी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, उसी M.R. जयकर जो हेड कर रहा था, इसी को मैंने बोला जयकर कमेटी। क्लियर, मैं इसको जयकर कमेटी बोल दिया, इसको मैंने जयकर कमेटी बोला। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इट इज जयकर कमेटी। तो आपसे पूछा जाएगा डेवलपमेंट ऑफ रोड इन इंडिया में, अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, तो इंडिया में रोड को डेवलप करने के लिए एक कमेटी को अपॉइंट किया गया। उस कमेटी का नाम क्या रखा, जयकर कमेटी रखा। क्लियर, अब बात सुनना और बात को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना सर। ये जब जयकर कमेटी को अपॉइंट किया गया, जब इस जयकर कमेटी को अपॉइंट किया गया, तो जयकर कमेटी ने मुझे अपने कुछ रिकमेंडेशन दिए। उनके कुछ रिकमेंडेशंस थे। देखो, फर्स्ट रिकमेंडेशन, पहला रिकमेंडेशन क्या था, अगर मैं फर्स्ट रिकमेंडेशन की बात करता था, तो यहाँ पर जो पहला रिकमेंडेशन था, वो फर्स्ट रिकमेंडेशन यही था, जो जयकर कमेटी ने मुझे दिया था कि रोड डेवलपमेंट शुड बी कंसीडर्ड, road development should be considered, road development should be considered as a national interest। ठीक है ना, इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मुझे दिया कि आप रोड डेवलपमेंट को उस तरीके से कंसीडर करो, रोड डेवलपमेंट शुड बी कंसीडर्ड एज अ नेशनल इंटरेस्ट। आपको नेशनल इंटरेस्ट के जैसे रोड, यानी कि जैसे आपके देश को ब्याज मिल रहा हो, इंटरेस्ट मिल रहा हो, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ऐसे आपको रोड कंस्ट्रक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर, इसमें सेकंड रिकमेंडेशन मेरे लिए दिया, इसके सभी रिकमेंडेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस जयकर कमेटी ने मुझे सेकंड रिकमेंडेशन दिया, इसने बोला कि रोड डेवलपमेंट के लिए पैसा कहां से आएगा, तो मैं पैसा क्या करूंगा, वसूल करने का एक नया तरीका ढूंढूंगा। उसने क्या किया, एन एक्स्ट्रा टैक्स शुड बी पेड ऑन पेट्रोल और डीजल। उसने पेट्रोल और डीजल पर कुछ एक्स्ट्रा टैक्स पे करना चालू किया, जो एक्स्ट्रा टैक्स आता था उससे फिर रोड डेवलपमेंट शुरू किया। क्लियर, तो यहाँ पर मैं लिखता हूं, एन एक्स्ट्रा चार्ज या एक्स्ट्रा टैक्स शुड बी चार्ज, an extra charge and extra tax should be charged and extra tax should be charged on petrol and diesel for road development, on petrol and diesel, on petrol and diesel for road development। ठीक है ना, रोड डेवलपमेंट करने के लिए इसने क्या किया, इसने मुझसे बोला एक्स्ट्रा चार्ज शुड बी पेड, आप एक्स्ट्रा चार्ज को पे करो पेट्रोल पर एंड डीजल पर। ठीक है ना, अब देखिए, रोड डेवलपमेंट, रोड को डेवलप भी कर सकते हैं एंड मेंटेनेंस ऑल्सो, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रोड डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, रोड डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब मैं थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट की बात करता हूँ। जयकर कमेटी 1927 में बनी थी, हेड करा था मिस्टर M.R. जयकर ने, इसीलिए इसको जयकर कमेटी बोला। इसके दो रिकमेंडेशन तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब मैं अगले रिकमेंडेशन पर आपकी तरफ आता हूँ। क्लियर, अब भाई बात ये आती है, चलो अच्छा, इसी रिकमेंडेशन में अभी हम एक पॉइंट छोड़ आपके लिए और बता देते हैं, वैसे इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, फिर भी सुन लो। मैंने आपसे बोला
रोड डेवलप करेगा, रोड डेवलपमेंट के लिए और मेंटेनेंस के लिए एक्स्ट्रा चार्ज को मैंने पे किया, लेकिन बेटा ये टैक्स वसूलेगा कौन, हमसे टैक्स लेगा कौन? तो इसके लिए इसने क्या किया, इसके लिए इसने एक हमें नया उपाय बताया। इसने क्या करा, इस टैक्स को पूरा यानी कि कौन टैक्स को लेगा, तो इसने क्या किया, एक सेंट्रल रोड फंड बनाया। क्या बनाया? सेंट्रल रोड फंड। क्लियर? आप सेंट्रल रोड फंड को वो टैक्स जाता था, यानी वो ही इस टैक्स को यूज करता था। सेंट्रल रोड फंड बनाया टैक्स को वसूल करने के लिए। और ये सेंट्रल रोड फंड स्टेबलाइज्ड इन 1929। इसने 1929 में इस सेंट्रल रोड फंड को स्टेबलाइज किया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 1929 में सेंट्रल रोड फंड बनाया, वही इस टैक्स को वसूल करता था और वही उसको यूज करेगा। क्लियर? अब देखिएगा, अगर मैं थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट की आपके सामने बात करता हूं कि थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इसने मेरे सामने क्या दिया, तो देखिएगा अपन थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। वेट अप प्लीज, अपन एक सेकेंड आप लोग रुकिए, मैं स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। तो अगर मान लीजिए इसको, मैं इस बात पर चलूं, इसके कितने रिकमेंडेशन अपन ने देख लिए हैं अभी तक? इसका सेकंड रिकमेंडेशन देखा था। नाउ आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू अ रिकमेंडेशन नंबर थर्ड। मैं थर्ड रिकमेंडेशन की आपके सामने बात करता हूं। अब अगर मैं थर्ड रिकमेंडेशन की आपके सामने बात करूंगा, तो इसने हमें थर्ड रिकमेंडेशन दिया, आ सेमी टेक्निकल बॉडी शुड बी स्टेबलाइज्ड। इसने क्या किया, कुछ सेमी टेक्निकल बॉडीज को स्टेबलाइज किया। सेमी टेक्निकल का मतलब, सेमी टेक्निकल का मतलब सेमी यानी आधी टेक्निकल, ठीक है ना, आधी नॉन टेक्निकल। आधी टेक्निकल इसलिए मैंने इसको बोला क्योंकि ये टेक्निकल वर्क तो करते ही था, डिजाइनिंग तो करेगा ही, ज्योमेट्रिक डिजाइन तो करेगा ही, कुछ रिकमेंडेशन देगा ही, लेकिन कुछ ऐसे काम भी करेगा जैसे फाइनेंशियल इश्यूज, है ना, इन सबको भी वो संभालेगा। तो मैंने आपसे बोला कि अ सेमी टेक्निकल ऑफिशियल बॉडी, अ सेमी टेक्निकल अ सेमी टेक्निकल a semi technical body should be stabilized, should be stabilized। इसने क्या किया, उसने सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी को स्टेबलाइज किया। जैसे कौन सी सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी को इसने स्टेबलाइज किया होगा, तो इट इज स्टेबलाइज जिसका रिकमेंडेशन आप हमेशा करने के पीछे क्या, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, अभी मैंने बताया, मैंने क्या बताया, फॉर जियोमेट्रिक डिजाइन, है ना, जियोमेट्रिक डिजाइन के लिए, और काय के लिए होगा, specification, for designing and specification। रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया आईआरसी। आईआरसी का मतलब इंडियन रोड कांग्रेस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आज के बाद हमेशा याद रखिए, जहां भी स्पेसिफिकेशन आएंगे, जहां भी हर एक कंडीशन में, हर एक कंडीशन में मैं आईआरसी को ही फॉलो करूंगा। इट इज इंडियन रोड कांग्रेस, इसको बोला जाता था। और ये इसी तरीके से इस, अगर मैं फोर्थ टास्क की आपके सामने बात करता हूं, तो फोर्थ टास्क क्या है, अगर मैं फोर्थ टास्क की आपके सामने बात करूं, तो इसने क्या किया, रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूट को डेवलप किया। क्लियर? तो यहाँ पर लिखेगा फोर्थ नंबर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, research and development organizations should be stabilized, should be stabilized, research and development organizations should be stabilized
फॉर रोड डेवलपमेंट के लिए इसने रिसर्च एंड फॉर रोड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एस्टेब्लिश्ड फॉर रोड डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो क्या एस्टेब्लिश किया, जैसे CRRI का फुल फॉर्म क्या है, CRRI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश किया, जो कब बना था, इट इज एस्टेब्लिश्ड इन 1950, जो 1950 में एस्टेब्लिश किया गया। क्लियर। अब भाई ये चार तो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है। इसके बाद इसने कुछ टाइम बाद में फिफ्थ रिकमेंडेशन भी दे डाला। फिफ्थ रिकमेंडेशन क्या था, If I will talk about fifth recommendation here, अगर मैं फिफ्थ रिकमेंडेशन की आपके सामने बात करूं तो देखिएगा फिफ्थ रिकमेंडेशन क्या था। अगर मैं फिफ्थ रिकमेंडेशन की बात करता हूं, अगर मैं फिफ्थ रिकमेंडेशन की बात करता हूं तो फिफ्थ रिकमेंडेशन इसके पास था कि जैकर कमिटी गिव मोर स्ट्रेस फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। जैकर कमिटी ने हमेशा सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया है लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर, ठीक है ना। यानी कि लॉन्ग टर्म का मतलब समझते हो ना, 20 साल की प्लानिंग, अगले 40 साल की प्लानिंग क्या होगी, छोटी मोटी प्लानिंग पर ध्यान नहीं दिया, ये हमेशा स्ट्रेस दिया लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो मैं यहाँ पर ये लिखता हूं कि जायकर कमिटी give more stress, जायकर कमिटी give more stress for long term planning, for long term planning. Clear to all of you? जायकर कमिटी give more stress for long term planning. ये हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर ही स्ट्रेस देता था। इसका रिजल्ट क्या आया, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर अगर स्ट्रेस दिया तो उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका रिजल्ट निकला बेटा, इसने वेरियस 20 इयर्स रोड प्लान को प्रिपेयर किया कि 20 साल में ये होना चाहिए, अगले 20 साल में रोड ऐसे बनना चाहिए, अगले 20 साल में और मॉडिफिकेशन होना चाहिए। तो इसने 3 रोड प्लान बनाए, तो इसका रिजल्ट हुआ वेरियस 20 इयर्स रोड प्लान। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखिएगा इसके रिजल्ट्स आए वेरियस 20 इयर्स रोड प्लान, वेरियस 20 ईयर रोड प्लान। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब भाई वेरियस 20 ईयर रोड प्लान आए, अब वेरियस 20 ईयर रोड प्लान में क्या क्या होगा, अब देखना बहुत ध्यान से, मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को डिस्कस करता हूँ। इफ आई विल टॉक अबाउट वेरियस 20 ईयर रोड प्लान, अगर मैं वेरियस 20 ईयर रोड प्लान की आपके सामने बात किया तो देखिए मैं आपके सामने बोला कि इसने 3 रोड प्लान मुझे गिवन दिए, वेरियस 20 ईयर रोड प्लान, तो मुझे 3 रोड प्लान इसने मुझे गिवन दिए। अब वो रोड प्लान देखिए कौन कौन से हैं, मैं एक टेबल के फॉर्म में आपको समझाता हूँ। यहाँ पर लिखिएगा फर्स्ट रोड प्लान, यहाँ पर आप लिखिए फर्स्ट रोड प्लान कौन सा था, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर आप लिखिए सेकेंड रोड प्लान कौन सा था, फर्स्ट रोड प्लान, सेकेंड रोड प्लान, और अब मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ थर्ड रोड प्लान। फर्स्ट रोड प्लान, सेकेंड रोड प्लान एंड थर्ड रोड प्लान कौन सा था। क्लियर। बहुत ध्यान से सुनना और अच्छे से सुनने की कोशिश करना। मैं अगर आपके सामने बोलूं, मैंने सबसे पहले बात करता हूँ नेम, यहाँ पर कुछ कॉलम बनाता हूँ, नेम, नेम के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब कब से कब तक रहा, क्या ड्यूरेशन था उस प्लान का। इसके बाद हम लिखते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं इसके बाद हम लिखते हैं पैटर्न, हमारे रोड का क्या पैटर्न था, किस पैटर्न के रोड बनाए गए। इसके बाद मैं आपके सामने लिखता हूँ, इसके बाद मैं आपके सामने लिखता हूँ डेंसिटी, क्या डेंसिटी थी रोड की, ठीक है ना, पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, पर 100 किलोमीटर स्क्वायर में कितने किलोमीटर के रोड बनाए गए। डेंसिटी के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सप्रेस वे, कितने एक्सप्रेस वे को बनाया गया, ठीक है। एक्सप्रेस वे का मतलब होता है ऐसा रास्ता जिस पर हाई स्पीड व्हीकल्स का ही मूवमेंट अलाउ होता है,
क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऐसा नहीं है कि वहां पर 40-50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं चल सकते, हो सकता है एक्सप्रेस वे जो अबव 100 किलोमीटर पर आवर के व्हीकल्स होंगे वही एक्सप्रेस वे पर परमिट हो। एक्सप्रेस वे का मतलब होता है जहां पर हाई स्पीड व्हीकल्स का ही मूवमेंट परमिट रहेगा, उससे कम स्पीड के व्हीकल का मूवमेंट वहां पर परमिट नहीं होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए एक्सप्रेस वे के बाद इसके बाद मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ क्लासिफिकेशन। देखिए I will discuss in front of you क्लासिफिकेशन, यानी कि अब रोड को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया मुझे ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना। सिर्फ यही यूनिट हाईवे इंजीनियरिंग का आपको थ्योरेटिकल है, इसके बाद थ्योरी नहीं है हाईवे इंजीनियरिंग में। क्लियर हो रहा क्यों, सिर्फ यही आप कंसीडर कर लीजिए, थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, ये फर्स्ट यूनिट जो इंट्रोडक्शन है, अगर मैं नाम की बात करूं तो पहले रोड प्लान को मैंने बोला नागपुर रोड प्लान, सेकेंड रोड प्लान को मैंने बोला बॉम्बे रोड प्लान, और थर्ड रोड प्लान को मैंने बोला लखनऊ रोड प्लान। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये तीन तरीके के रोड प्लान थे। द फर्स्ट इज नागपुर, बॉम्बे एंड लखनऊ रोड प्लान। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो बेटा ये 1943 से 1963 तक चला, ये 1961 से 1981 तक चला, एंड 1981 से 2001 तक चला। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पैटर्न की अगर मैं बात करूं, अगर मैं पैटर्न की आपके सामने बात करता हूं तो यहाँ पर जो पैटर्न एडॉप्ट किया गया इट इज स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। इसको स्टार एंड ग्रिड पैटर्न बोला। यहाँ पर बॉम्बे रोड प्लान में किसी भी पैटर्न को एडॉप्ट नहीं किया गया। और अगर मैं थर्ड रोड यानी लखनऊ रोड प्लान की बात करूं तो लखनऊ रोड प्लान में रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं स्टार एंड रेक्टेंगुलर पैटर्न। यहाँ पर स्टार एंड रेक्टेंगुलर पैटर्न को एडॉप्ट किया गया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये इस तरीके से। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो यहाँ पर 16 किलोमीटर की लंबी सड़क बनाई गई पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। अगर मैं 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया की बात करता हूं तो हर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 16 किलोमीटर की लंबी सड़कें बनाई गई, लंबे रोड बनाए गए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर मान लीजिए मैं आपके सामने सेकंड रोड प्लान की बात किया तो यानी बॉम्बे रोड प्लान, तो बॉम्बे रोड प्लान में 32 किलोमीटर का रोड बनाया गया लगभग 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। अगर मैं थर्ड रोड प्लान की बात करता हूं तो थर्ड रोड प्लान में ये आंकड़ा और ज्यादा हो गया, 32 किलोमीटर के रोड बना 82 किलोमीटर के रोड बनाए गए पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। क्लियर। अगर मैं एक्सप्रेस वे की बात करूं तो यहाँ पर कोई एक्सप्रेस वे नहीं बनाए गए। अगर मैं यहाँ पर आपके सामने बात करता हूँ सेकंड रोड प्लान में तो लगभग 1600 किलोमीटर के रोड बनाए गए। इसी तरीके से थर्ड रोड प्लान में 2000 किलोमीटर लेंथ के रोड बनाए गए। क्लियर। एक्सप्रेस हाईवे। अगर मैं क्लासिफिकेशन की आपके सामने बात करता हूँ, इफ आई विल टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन, तो बेटा इसमें हाईवे को क्लासिफाई किया गया जैसे एनएच नेशनल हाईवे, जैसे एसएच स्टेट हाईवे, जैसे एमडीआर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, जैसे कि ओडीआर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, जैसे कि वीआर दैट मींस विलेज रोड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एनएच नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड रोड प्लान की बात करूं तो सेकंड रोड प्लान में बिल्कुल सेम जैसे फर्स्ट में क्लासिफाई किया गया वैसे ही यहाँ पर। लेकिन अगर मैं थर्ड रोड प्लान की बात करता हूँ, इफ आई विल टॉक अबाउट थर्ड रोड प्लान्स, अगर मैं आपके सामने थर्ड रोड प्लान की बात करूंगा बेटा, अगर मैं थर्ड रोड प्लान की बात करूंगा तो थर्ड रोड प्लान में रोडों को क्लासिफाई किया गया, तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट रोड को मैंने बोला प्राइमरी रोड्स, एक को मैंने प्राइमरी रोड बोला। सेकंड जो रोड यहाँ पर मुझे दिखा, सेकंड रोड इज कॉल्ड एज सेकेंडरी रोड, सेकंड का नाम ही मैंने सेकेंडरी रखा, सेकेंडरी रोड। और अगर मैं थर्ड रोड प्लान की आपके थर्ड तरीके की क्लासिफिकेशन की बात करूं तो इसको मैंने बोला टर्सरी रोड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो मुझे तीन तरीके के रोड को क्लासिफाई करना पड़ा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिएगा। अगर मैं प्राइमरी रोड की बात करूं तो प्राइमरी रोड में दो रोड आते थे, एक आता था एक्सप्रेस वे, ठीक है ना, और दूसरा आता था नेशनल हाईवे। क्लियर। अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं तो इसमें भी दो आते थे, दिस इज स्टेट हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। क्लियर। अगर मान लीजिए टर्सरी की बात करता हूं तो इसमें भी दो आते थे, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड। क्लियर। ये इस तरीके से ये तीन तरीके के रोड यहाँ पर आते थे हमारे किस कंडीशन में,
क्लासिफिकेशन ऑफ रोड की अगर मैं बात करता था तो इस क्लासिफिकेशन में 3 तरीके के रोड मुझे देखने को मिलते थे, ठीक है, या इस तरीके से क्लासिफाई मुझे करना पड़ता था। इतनी बात तो सबको समझ में आई। अब भाई मैं ये भी समझ गया हूँ कि रोड किस तरीके से डेवलप हुआ इंडिया में, ठीक है ना, मैंने कौन कौन सी कमेटी बनाई। इसके बाद मुझे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पर पढ़ना है कि एक्चुअल में जब रोड को बनाया जाता है, रोड को डेवलप किया जाता है, रोड को जब डेवलप किया जाएगा तो सर्वे किए जाते हैं, क्लियर। तो एक्चुअल में किस इंजीनियरिंग सर्वे को परफॉर्म करना पड़ता है किसी भी रोड को अलाइन करने के लिए, क्लियर। सो राइट डाउन द हेडिंग, आप हेडिंग डालिएगा इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे अलाइनमेंट, ठीक है ना। हाईवे को अलाइन करने के लिए मुझे कौन कौन से सर्वे को करना पड़ेगा। सो राइट डाउन द हेडिंग, हेडिंग डालिए इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे अलाइनमेंट, engineering survey for highway alignment। सर्वे हाईवे अलाइनमेंट, हाईवे को अलाइन करने के लिए किन किन इंजीनियरिंग सर्वे को यूज करना पड़ता है वो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। तो सबसे फर्स्ट सर्वे की अगर मैं बात करूं, इफ आई विल टॉक करने के तरीके हैं, तरीका क्या है, एम, सेकंड जो सर्वे होगा इट इज आर, थर्ड इस सर्वे होगा पी। तो सभी बच्चों को एमआरपी तो याद हो, आप याद हो जाएगा, क्लियर। एम से होता है बेटा मैप स्टडी, एम से क्या होगा, मैप स्टडी। मैप स्टडी में मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं किसी भी इफ आई विल टॉक अबाउट नागपुर, अगर मैं नागपुर की आपके सामने बात करता हूं तो देखिएगा क्या होगा। इफ आई विल टॉक अबाउट नागपुर, यदि मैं नागपुर की आपके सामने बात करूं, से लक्ष्मी नगर इसको जाना है। अगर मैं सीतावर्डी से लेकर लक्ष्मी नगर स्क्वायर तक जाना चाहता हूँ, अगर मैं सीतावर्डी से लेकर लक्ष्मी नगर स्क्वायर तक जाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लक्ष्मी नगर को लोकेट करूंगा और सीतावर्डी और लक्ष्मी नगर के बीच में जितने नंबर ऑफ पाथ पॉसिबल हैं उन नंबर ऑफ पाथ को यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, जितने नंबर ऑफ पाथ यहाँ से पॉसिबल होंगे। मैंने बोला इस तरीके से 4 नंबर ऑफ पाथ यहाँ पर पॉसिबल है, 4 नंबर ऑफ पाथ अगर यहाँ पर पॉसिबल है तो ये पाथ मैंने कैसे सिलेक्ट किए, मैं इस तरीके से हर किसी पाथ को सिलेक्ट नहीं करना है, मुझे उस पाथ को सिलेक्ट करना है जो मैक्सिमम यूटिलाइज हो रहा हो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एंड अवॉइडिंग ऑब्स्ट्रक्शन। मैंने ऑब्स्ट्रक्शन को अवॉइड किया, यानी कि मुझे नहीं मालूम, टोपोग्राफिकल मैप में बिल्डिंग गिवन नहीं रहती है, टोपोग्राफिकल मैप में स्कूल कॉलेज गिवन नहीं रहते हैं, टोपोग्राफिकल मैप में एक्चुअल में वहां की जनरल टोपोग्राफी गिवन रहती है, क्लियर। तो आप याद रखिएगा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये सब टोपोग्राफिकल मैप में गिवन नहीं होंगे, क्लियर। बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनना सर, जस्ट वेट प्लीज, यस, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिए। अगर मान लीजिए मैंने क्या किया है, मैप स्टडी का मतलब मैंने टोपोग्राफिकल मैप लिया, टोपोग्राफिकल मैप पर ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन को सिलेक्ट किया, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, अवॉइडिंग ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन को अवॉइड करके एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन को कंसीडर करके मैंने बहुत सारे पाथ को सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने यहाँ से देखा कि यहाँ पर 4 पाथ पॉसिबल है, पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3 एंड हियर पाथ नंबर 4, 4 नंबर ऑफ पाथ पॉसिबल है। मैं मैप स्टडी को खत्म कर लिया, सेकंड सर्वे पर आया, तो सेकंड सर्वे का मतलब इज कॉल्ड एज रिकनियंस सर्वे, ठीक है ना, मैं इसको रिकनियंस सर्वे बोला। रिकनेंस सर्वे में क्या करूंगा, रिकनेंस सर्वे में अब मैं क्या करूंगा, रिकनेंस सर्वे एक मात्र ऐसा सर्वे है, ठीक है। अब रिकनेंस सर्वे में मैंने क्या किया, बहुत ध्यान से सुनना, मैं रिकनेंस सर्वे में क्या करूंगा सर, साइट पर विजिट करूंगा, ठीक है ना, इट इज अ साइट विजिट। मैं सबसे पहले यहाँ पर साइट विजिट करूंगा, इसके पहले तक साइट विजिट नहीं किया था,
इसके पहले तो मैप के ऊपर काम कर रहा था। रिकरेंस सर्वे में मैंने साइट पर विजिट किया और मैंने देखा पाथ नंबर 1 को मैंने कंसीडर तो किया है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन को मैंने अवॉइड किया। एम आई राइट और रॉन्ग? अवॉइडिंग ऑब्स्ट्रक्शन, मैंने ऑब्स्ट्रक्शन को अवॉइड किया। सर ऑब्स्ट्रक्शन को मैंने अवॉइड तो कर लिया, ऑब्स्ट्रक्शन को मैंने अवॉइड तो कर लिया, ये तो सही बात है, लेकिन अवॉइडिंग ऑब्स्ट्रक्शन, फॉर अवॉइडिंग ऑब्स्ट्रक्शन मैंने ऑब्स्ट्रक्शन को अवॉइड किया। और ऑब्स्ट्रक्शन को अवॉइड किया, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि ऑब्स्ट्रक्शन अवॉइड किया तो ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो भी सकता है। तो मैं वहां पर गया, ऑब्स्ट्रक्शन को अवॉइड किया, और ऑब्स्ट्रक्शन को अवॉइड करने के बाद मैंने रिकरेंस सर्वे पर साइट को विजिट किया और मैंने देखा कि पाथ नंबर 1 पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा, पाथ नंबर 2 कहां से ऊपर जा रहा है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं साइट पर विजिट किया और ऑब्स्ट्रक्शन को ट्रेस किया। क्लियर? अब मैं नेक्स्ट सर्वे पर आया, नेक्स्ट सर्वे को मैंने बोला प्रीलिमिनरी सर्वे। नेक्स्ट सर्वे इज कॉल्ड एज प्रीलिमिनरी सर्वे। अगर मैं प्रीलिमिनरी सर्वे की आपके सामने बात किया तो प्रीलिमिनरी सर्वे में क्या होगा, इफ आई विल टॉक अबाउट प्रीलिमिनरी सर्वे, यदि मैं प्रीलिमिनरी सर्वे की बात करूंगा तो प्रीलिमिनरी सर्वे में क्या होगा सर, प्रीलिमिनरी सर्वे में मैं वेरियस सर्वे वर्क को कैरिड आउट करूंगा, ठीक है ना। जैसे चेन सर्वे, जैसे कि जैसे मान लो मैंने रिकरेंस सर्वे में देखा फर्स्ट पाथ पर ऑब्स्ट्रक्शन है तो नहीं बन सकता, सेकंड पाथ पर ऑब्स्ट्रक्शन है तो नहीं बन सकता, अब 2 ही पाथ पॉसिबल है, थर्ड और फोर्थ, है ना। तो मैंने प्रीलिमिनरी सर्वे में गया और प्रीलिमिनरी सर्वे में मैंने चेन सर्वे किया, लेविंग वगैरह किया, और इस सर्वे में मैं फाइनलाइज कर देता हूं, मैं फाइनल कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं इस सर्वे में फाइनल कर दूंगा। अब भाई मैंने में पानी चाहिए, इस सर्वे में मैं क्या कर दूंगा, अपने पाथ को फाइनल कर दूंगा। फाइनल कर दूंगा मतलब 3 और 4 दोनों तो नहीं बना सकते, तो मैं किसी एक को सिलेक्ट कर दूंगा। कैसे भाई, सर्वे वगैरह करके मुझे ये पता पड़ जाएगा ना कितना कटिंग रिक्वायर्ड है, कितना फिलिंग रिक्वायर्ड है, एम आई राइट और रॉन्ग? तो इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर ये कर दूंगा। अब भाई इसमें तो मैंने पाथ को फाइनल कर दिया, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट सर्वे पर। नेक्स्ट सर्वे इज कॉल्ड एज डिटेल्ड सर्वे। मैंने डिटेल्ड सर्वे को बोला। इफ आई विल टॉक अबाउट डिटेल्ड सर्वे, यदि मान लीजिए मैं डिटेल्ड सर्वे की बात करूं तो डिटेल सर्वे में क्या होगा सर, अगर मैं डिटेल सर्वे की बात करूंगा तो डिटेल सर्वे में मैं डीपीआर को प्रिपेयर करूंगा। डीपीआर मतलब डेली प्रोग्रेसिव रिपोर्ट या फिर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी इसको बोला जाता है, ठीक है ना। वैसे डेली प्रोग्रेसिव रिपोर्ट होता है डीपीआर का मतलब। इसके बाद मैं क्या करूंगा, एस्टिमेशन कॉस्टिंग करूंगा, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ठीक है ना। मैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग करूंगा, ये सब ऑफिस वर्क है। क्लियर? साइट विजिट केवल और केवल 2 ही कंडीशन में अलाउ है। एक तो इस वाले केसेस में अगर मैं साइट विजिट की आपके सामने बात करता हूं तो साइट विजिट यहाँ पर होगा और साइट विजिट यहाँ पर होगा, बाकी इट इज ऑल्सो ऑफिस वर्क एंड दिस इज ऑल्सो ऑफिस वर्क। समझ में आ गया? तो ये हमें 4 टाइप के सर्वे करना पड़ेंगे। सर्वे के नाम आपको याद हो चुके हैं, क्या है, MRPD, मैप स्टडी, रिकरेंस, प्रिलिमिनरी एंड डिटेल, और यही सीक्वेंस है। ठीक है ना बेटा, यही इसका सीक्वेंस है। क्लियर? अब इतनी बात तो हमें सबको समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसके बाद मैं आपको आज के फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक डिस्कस करता हूं। अगर मैं लास्ट टॉपिक की आपके सामने बात करता हूं तो उसको बोला जाता है यूटिलिटी फैक्टर और यूटिलिटी वैल्यू या फिर मैक्सिमम सैचुरेशन सिस्टम। 3 नाम है उसके, राइट डाउन। इसको बोला जाता है यूटिलिटी फैक्टर। इट इज द लास्ट टॉपिक फॉर दिस यूनिट। यूटिलिटी फैक्टर, और इसी का क्या नाम होगा, इसी को बोला जाएगा मैक्सिमम सैचुरेशन सिस्टम। मैक्सिमम सैचुरेशन सिस्टम। क्लियर? देखिए, यूटिलिटी फैक्टर एंड मैक्सिमम सैचुरेशन सिस्टम। अब भाई यदि मैं यूटिलिटी फैक्टर और या फिर मैक्सिमम सैचुरेशन सिस्टम की आपके सामने बात करता हूं तो एक एक करके आराम से बातों को समझते जाइए। मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं, इफ आई विल टॉक अबाउट
मैक्सिमम यूटिलिटी फैक्टर या फिर मैक्सिमम सैचुरेशन सिस्टम। जैसे सपोज दैट मैंने अभी आपके लिए एक टर्म्स यूज किया, मैंने आपको पिछले डायग्राम में बताया था कि जब भी मैं मैप स्टडी की बात करता हूँ, इफ आई विल टॉक अबाउट मैप स्टडी, अगर मैं मैप स्टडी की आपके सामने बात करूंगा, जस्ट अ वेट, एक स्लाइड ब्लैंक छूट चुका है आई थिंक बीच में, इसको डिलीट करना पड़ेगा। देखिए, यदि मैं आपके सामने क्या करता था, इस तरीके से अगर मैं मैक्सिमम सैचुरेशन, अगर मैं एक मैप की बात करता था, टोपोग्राफिकल मैप का, जो टोपोग्राफिकल मैप जब मैंने बनाया तो मैंने बोला 4 पाथ पॉसिबल हैं, और ये पाथ कैसे थे, मैंने ऑब्स्ट्रक्शन को अवॉइड किया बट कंसीडरिंग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। तो भाई कौन सा पाथ मैक्सिमम, कौन कौन से पाथ हैं जो मैक्सिमम यूटिलाइज हो रहे हैं, जिन पर ज्यादा से ज्यादा पब्लिक मूव कर रही है, फिर जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोग जिनको ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो मैंने यहाँ पर अब वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे निकालूंगा, वो निकालूंगा बाय द हेल्प ऑफ यूटिलिटी फैक्टर। मैं यूटिलिटी फैक्टर की हेल्प से निकालूंगा, ठीक है ना। जिस भी पाथ का यूटिलिटी फैक्टर ज्यादा होगा, जिस भी पाथ का यूटिलिटी फैक्टर ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि वो पाथ ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज हो रहा होगा। क्लियर? देखिएगा बहुत ध्यान से, अगर मैं यूटिलिटी फैक्टर की आपके सामने बात करता हूं, ठीक है ना, अगर मैं इस यूटिलिटी फैक्टर की आपके सामने बात करता हूं, चलिए अब आपको ये बात तो समझ में आ गई, जिस भी पाथ का यूटिलिटी फैक्टर ज्यादा होगा, इसका मतलब वो पाथ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जिस पाथ का यूटिलिटी फैक्टर ज्यादा होगा वो पाथ उतना ज्यादा यूटिलाइज होगा। क्लियर? देखिए, यूटिलिटी फैक्टर की बात करूं तो यूटिलिटी फैक्टर के कुछ रूल्स हैं, लेकिन यूटिलिटी फैक्टर डिपेंड काय पे करता है मैं ये बताना चाहता हूं। सो इट इज डिपेंड्स ऑन, it is depends on it is depends on, ये डिपेंड करेगा, it is depends on, it is depends on population range, जहां से वो निकल रहा है उस विलेज का, उस सिटी का पॉपुलेशन कितना है। इट इज डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन रेंज। क्लियर? और काय पर डिपेंड करेगा, इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, ये पॉपुलेशन रेंज पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। इसके बाद इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड करता है एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन यूनिट, एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन यूनिट, ये एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन यूनिट पर भी डिपेंड करेगा कि जहां से वो रोड जा रहा है, जहां से वो रोड जा रहा है वहां पर कितनी एग्रीकल्चर यूनिट प्रेजेंट है और कितनी प्रोडक्शन यूनिट प्रेजेंट है। क्लियर? इसके बाद और काय पर डिपेंड करेगा, एंड इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, और ये काय पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ रोड पर, उस रोड का लेंथ कितना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इट इज डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड करेगा एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन यूनिट पर, पॉपुलेशन रेंज पर एंड लेंथ ऑफ रोड पर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब मैंने आपसे बोला यदि यूटिलिटी फैक्टर या मैक्सिमम सैचुरेशन, यूटिलिटी फैक्टर की वैल्यू मैं निकालना चाहता हूँ, या मैक्सिमम सैचुरेशन सिस्टम यानी कि सबसे ज्यादा कौन सा रोड सबसे ज्यादा यूटिलाइज होगा ये निकालना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे 2 रूल्स दिए गए हैं। वो 2 रूल क्या है मैं आपके सामने वो डिस्कस कर देता हूं। तो इफ आई टॉक अबाउट रूल, मैं यहाँ पर रूल को डिस्कस करता हूँ। सो इफ आई टॉक अबाउट रूल्स, रूल नंबर 1 हियर, मैं यहाँ पर फर्स्ट रूल को आपके सामने डिस्कस करूंगा। फर्स्ट रूल मुझसे क्या बोलता है, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। अगर मैं फर्स्ट रूल की आपके सामने बात करूंगा, रूल नंबर 1, तो फर्स्ट रूल मुझसे क्या बोलता है देखिएगा बहुत ध्यान से। इफ आई विल टॉक अबाउट रूल नंबर 1, अगर मैं आपके सामने रूल नंबर 1 की बात करूंगा तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है। जस्ट अ वेट प्लीज। तो मैंने आपके सामने ये अकेला लिखवाया था, अभी वो डिलीट हो गया गलती से। अब ये आएगा क्या, एक सेकंड बेटा। तो मैंने आपसे बोला था यदि मैं यूटिलिटी फैक्टर की बात करता हूं तो यूटिलिटी फैक्टर काय पर डिपेंड करेगा, इट इज डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन सैचुरेशन सिस्टम, सॉरी, इट इज डिपेंड्स ऑन, ये काय पर डिपेंड करता था, पॉपुलेशन रेंज,
इट इज डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन रेंज, ये पॉपुलेशन रेंज पर डिपेंड कर रहा था, और क्या पर डिपेंड कर रहा था, इट इज डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन रेंज, इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन यूनिट, इट इज डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन यूनिट, ये एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन यूनिट पर भी डिपेंड करेगा, इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन यूनिट, एंड इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ रोड, ये लेंथ ऑफ रोड पर भी डिपेंड करेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ रोड। क्लियर? अब मान लीजिए मैंने आपसे बोला कौन सा रूट ज्यादा यूटिलाइज होगा, उसके लिए यूटिलिटी फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले रूल नंबर 1 की बात की, यहाँ पर 2 रूल हैं। रूल नंबर 1 क्या है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इफ आई विल टॉक अबाउट रूल नंबर 1, यदि मैं रूल नंबर 1 की बात करता हूं, give utility value 0.5 for population range। जो जैसे मान लो आपका एक हाईवे है और आपका हाईवे 4 सिटी से होकर जाता है, जिस भी सिटी का सबसे कम पॉपुलेशन रेंज होगा, give utility 0.5 for lower population range and given ऐसा लिख provide multiple of 2 and provide multiple of 2 for next population range। For next population range, बहुत ध्यान से सुनिए मैंने क्या लिखा, मैंने आपके सामने डिस्कस किया, give utility value, आपको यूटिलिटी वैल्यू 0.5 कंसीडर करनी है फॉर लोअर पॉपुलेशन रेंज एंड प्रोवाइड मल्टीपल ऑफ 2 फॉर नेक्स्ट पॉपुलेशन रेंज। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यानी अगली पॉपुलेशन रेंज के लिए आपको मल्टीपल ऑफ 2 प्रोवाइड करती जानी है। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो पहले आपने कितना दिया 0.5, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 10, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 16। क्लियर? इस तरीके से आप मल्टीपल ऑफ 2 के फॉर्म में देते जाओगे एंड एटसेट्रा 2। समझ में आया? मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करके। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, इट इज द फर्स्ट, ये फर्स्ट रूल था। सेकंड रूल मेरे पास गिवन है, अब वो सेकंड रूल क्या है वो और आप देख लीजिएगा। इफ आई विल टॉक अबाउट रूल नंबर सेकंड, यदि मैं रूल नंबर सेकंड की आपके सामने बात करता हूं तो क्या होगा। If I will talk about rule number 2, यदि मैं सेकंड रूल की आपके सामने बात किया तो देखिए क्या होगा। रूल नंबर सेकंड मुझसे बोलता था give utility value, give utility value 1, give utility value 1 for production और एग्रीकल्चर यूनिट, प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर यूनिट। थोड़ी इंग्लिश को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर ये हमसे क्या बोलना चाहता है, ये हमसे बोलना चाहता है गिव वैल्यू ऑफ 1, आप 1 वैल्यू दीजिए प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर, यानी प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर में से अगर कोई एक प्रेजेंट है तो आपको यूटिलिटी वैल्यू कितना देना है, 1 देना है। क्लियर? बट बोथ आर प्रोवाइडेड, but both are present, अगर प्रोडक्शन एज वेल एज एग्रीकल्चर यूनिट बोथ आर प्रेजेंट ऑन आवर रूट, जो भी रास्ते की आप बात कर रहे हो उस रास्ते पर अगर प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर यूनिट दोनों ही प्रेजेंट हैं तो क्या होगा। क्लियर? तो देखिएगा गिव यूटिलिटी वैल्यू 1 फॉर प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर यूनिट, बट बोथ आर प्रेजेंट, अगर दोनों ही प्रेजेंट हैं, यदि दोनों ही प्रेजेंट हैं बट बोथ आर प्रेजेंट, या फिर बट की जगह इफ लिखो तो ज्यादा सही रहेगा। इफ
बोथ आर प्रेजेंट, यदि दोनों ही प्रेजेंट हैं तो गिव यूटिलिटी वैल्यू, give utility value 10 for production unit, 10 for production unit and 1 for agriculture unit, and 1 for agriculture unit. And 1 for agriculture unit. फिर से सुनिएगा, आपके सामने बोला गिव यूटिलिटी वैल्यू 1 फॉर प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर यूनिट। अगर प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर यूनिट में से कोई एक प्रेजेंट है, अगर प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर यूनिट में से कोई एक प्रेजेंट है तो आप क्या करिएगा, सर कि आप 1 यूटिलिटी वैल्यू दे दीजिए। लेकिन अगर मान लो दोनों ही प्रेजेंट है, तो दोनों ही अगर प्रेजेंट है तो आपको एग्रीकल्चर यूनिट के लिए 1 देना है और प्रोडक्शन यूनिट के लिए 10 देना है। लेकिन ये कब करना है, जब दोनों ही प्रेजेंट है, और दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है तो ऑलवेज गिव 1, ठीक है ना। यहाँ पर अंडरलाइन कर लो, 10 फॉर प्रोडक्शन 1 फॉर एग्रीकल्चर, लेकिन कब, इफ बोथ आर प्रेजेंट, एंड 1 फॉर प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर। क्लियर, ऐसा समझ में आया आप लोगों को। दिस इज अ रूल नंबर सेकंड, दिस इज अवर रूल नंबर 1। अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं और स्टेटमेंट को और ज्यादा शार्प करते जाते हैं। क्लियर, इसको शार्प करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू अ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर देता हूँ। छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आप लोग देखते रहिएगा इसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। वेयर इज प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पर। चलिए, सो आई विल डिस्कस इन ऑफ यू अ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हियर। बाकी मैं आपको सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ, उसका आंसर आप लोग आराम से निकाल लीजिए। देखिए प्रॉब्लम किस तरीके से होगा। आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू अ क्वेश्चन हियर। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन को डिस्कस कर, चलिए ये लास्ट टॉपिक था जो थ्योरेटिकल था, इसके बाद थ्योरी ज्यादा नहीं है, और जितना भी थ्योरी हमें पढ़ना है वो एक टेक्निकल लॉजिकल थ्योरी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बट आई रिक्वेस्ट आप लोग क्लास अटेंड कीजिएगा कम से कम, मुझे मजा आएगा। ऐसे अकेले अकेले पढ़ाते टाइम फिर उतना अच्छा समझ नहीं आता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, चलिए फिर आगे चलते हैं। मैंने आपके सामने डिस्कस किया क्वेश्चन, एक मैं क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस करता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर 4 रोड हैं। एक रोड है पी रोड, एक रोड है क्यू रोड, एक रोड है आर रोड, एक रोड है एस रोड। क्लियर, अगर मैं इन रोड के लेंथ की बात करता हूँ, इफ आई विल टॉक अबाउट लेंथ, अगर मैं लेंथ की बात करता हूँ तो पी रोड की लेंथ है सपोज दैट 100 किलोमीटर, क्यू रोड का लेंथ है सपोज दैट 150 किलोमीटर, आर रोड का लेंथ है सपोज दैट 145 किलोमीटर, एस रोड का लेंथ है सपोज दैट 110 किलोमीटर। क्लियर, इसी तरीके से मैंने बोला कि यहाँ पर 1000 से 2000 पॉपुलेशन रेंज वाले पी रोड पर 5 गांव हैं, क्यू रोड पर 6 हैं, आर रोड पर 4 हैं और एस रोड पर 8 हैं। क्लियर, इसी तरीके से मैंने आपसे बोला 2000 टू 5000 पॉपुलेशन रेंज वाले, 2000 टू 5000 पॉपुलेशन रेंज वाले 2000 टू 5000 पॉपुलेशन रेंज वाले अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर 4 गांव हैं, यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर 8 हैं, यहाँ पर 5 गांव। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, अगर मैं आपके सामने बात करता हूँ 5000 से 10,000 पॉपुलेशन रेंज वाले, तो 5000 से 10,000 पॉपुलेशन रेंज वाले यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर 8 हैं, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 12 है।
क्लियर। और मैंने आपसे बोला यहाँ पर अगर मैं प्रोडक्शन यूनिट की बात करूं, एग्रीकल्चर यूनिट नहीं है, यहाँ पर कितनी प्रोडक्शन यूनिट है, अगर मैं प्रोडक्शन यूनिट्स की आपके सामने बात करता हूं तो मैंने आपसे बोला अगर पी रोड की बात करता हूं तो पी रोड पर 3 प्रोडक्शन यूनिट है, यहाँ पर 10 प्रोडक्शन यूनिट है, यहाँ पर 8 प्रोडक्शन यूनिट है, यहाँ पर 9 प्रोडक्शन यूनिट है। क्लियर। इस तरीके से एक डाटा मुझे गिवन है, इसने मुझसे बोला है कौन सा रोड मैक्सिमम यूटिलाइज होगा, मुझे ये बता दीजिए कौन सा रोड मैक्सिमम यूटिलाइज होगा, मुझे ये बता दीजिए। क्लियर। सो देखिएगा हम किस तरीके से इसको बनाना चालू करें। मैं आपसे बोलता हूं जिस भी रोड का यूटिलाइजेशन जिस भी रोड का यूटिलिटी फैक्टर ज्यादा होगा, इसका मतलब वो रोड ज्यादा यूटिलाइज होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? जिस भी रोड का यूटिलिटी फैक्टर ज्यादा होगा, इसका मतलब वो रोड सबसे ज्यादा यूटिलाइज हो रहा होगा। क्लियर। सो देखिएगा, आई विल डिस्क्राइब, मैंने आपसे पहले ही बोला है कि जो यूटिलिटी फैक्टर होता है इट इज डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन रेंज, एग्रीकल्चर यूनिट और प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है ना, एंड लेंथ ऑफ रोड। ये क्या करेगा, पॉपुलेशन रेंज, एग्रीकल्चर यूनिट और प्रोडक्शन यूनिट और लेंथ ऑफ रोड पर डिपेंड करेगा यूटिलिटी फैक्टर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनना सर, मैं आपके सामने स्टेटमेंट डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, फिर इसके आगे का क्वेश्चन आप लोग आराम से घर पर बैठ के करना, ठीक है। चलिए देखते हैं अपन कि यूटिलिटी फैक्टर की वैल्यू किस तरीके से निकाला जाएगा। देखिए बहुत ध्यान से, आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू। चलिए तो मैं आपके सामने बोलता हूं, अगर मैं यूटिलिटी वैल्यू निकालना चाहता हूं डिफरेंट डिफरेंट रोड का, सो मैं सबसे पहले आपके सामने बात करता हूं रोड पी का, ठीक है। फर्स्टली आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू रोड पी। अगर मैं पी रोड की आपके सामने बात किया तो क्या होगा, इफ आई विल टॉक अबाउट रोड पी, अगर मैं पी रोड की आपके सामने बात किया, इफ आई टॉक अबाउट रोड पी तो किस तरीके से निकालूंगा। सबसे पहला फर्स्ट रूल मुझसे क्या बोलता था, आप हमेशा लोअर पॉपुलेशन रेंज के लिए 0.5 वैल्यू दो, उसके बाद मल्टीपल ऑफ 2, तो इसको 1 दे दो, 1 का मल्टीपल 2 2 हो गया। क्लियर। प्रोडक्शन यूनिट के लिए वैल्यू कितनी देनी है, 1। अगर मान लो एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन दोनों प्रेजेंट होती तब मैं एग्रीकल्चर को 1 देता और प्रोडक्शन को 10 देता, लेकिन प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर में से कोई एक यूनिट प्रेजेंट है, सो गिव अ वैल्यू 1 हियर। क्लियर। सो देखिएगा, अगर मैं पी की वैल्यू यानी कि पी रोड पी के लिए अगर निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, पी के लिए देखना कैसे निकालूंगा, सिर्फ जब मैं पी की बात कर रहा हूँ, जब मैं पी रोड की बात कर रहा हूँ तो केवल मैं पी रोड की ही लाइन को ट्रेस करूंगा, ठीक है। जब मैं पी रोड की बात कर रहा हूँ तो केवल मैं पी रोड की ही लाइन को ट्रेस करूंगा, उसी के डाटा को लूंगा। क्लियर। सो मैं कैसे निकालूंगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर। तो देखिएगा मैं आपके सामने लिखा पी रोड का अगर मुझे यूटिलिटी फैक्टर निकालना है तो मैंने जो डाटा लिया 5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 5 multiply by 0.5 plus 4 multiply by 1 plus 4 multiply by 1 plus 6 multiply by 2, 4 multiply by 1 plus 6 multiply by 2 and plus 3 multiply by 1. Clear to all of you? Plus 3 multiply by 1 dividing by total length of road यानी कि 100। क्लियर। जितना भी आंसर आए। इसी तरीके से मैं बात करूंगा काय की, रोड पी की आपने बात की, अब मैं आपके सामने बात करूंगा रोड क्यू का। अगर मैं क्यू का यूटिलिटी फैक्टर निकालना चाहूँ तो किस तरीके से निकालूंगा, इफ आई विल टॉक अबाउट यूटिलिटी फैक्टर ऑफ रोड क्यू, अगर मैं क्यू रोड का यूटिलिटी फैक्टर निकाला तो फिर अगेन वही बात, क्यू रोड की अगर बात कर रहा हूं तो क्यू रोड के ही डाटा को मैं इस तरीके से देखूंगा, ठीक है। देखना बहुत ध्यान से, क्यू रोड के ही डाटा को देखूंगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 6 बाय 1, देखिए 6 मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस
10 multiplied by 1 dividing by total length of अगर मैं करूं तो क्या होगा, रोड PQ एंड आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू रोड R। अगर मैं रोड R की बात करूं, इफ आई विल टॉक अबाउट रोड R, multiply by 0.5, 8 multiply by 1, 4 multiply by 0.5 plus plus 9 multiply by 2 plus 8 multiply by 1 आंसर। इसी तरीके से रोड PQR, अब मैं रोड S की बात करता हूँ, ठीक है ना। इफ आई विल टॉक अबाउट रोड S, मैं रोड PQR के बाद रोड S की बात किया। अगर मैं रोड S की बात किया तो S रोड पर क्या होगा, 8 multiply by 0.5, 5 multiply by 1, 8 multiply by 0.5, 5 multiply by 1 plus 12 multiply by 2, 12 multiply by 2 and plus 9 multiply by 1, 9 multiply by 1 dividing by total length of the road। तो total length of road कितना आएगा, it is 110। क्लियर। हम क्या करेंगे, इन सब का वैल्यूज निकालेंगे। इन सब का वैल्यू अपन 1 मिनट में निकाल भी लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू हियर, जल्दी जल्दी से, अगर यहाँ पर कोई भी प्रेजेंट है तो आप आंसर दे सकता है, वैसे हमारी समझ से कोई यहाँ पे आज प्रेजेंट है नहीं। क्लियर, चलिए। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं 2.5 plus 4 plus 12 plus 3 dividing by 100, this value is 0.215, ठीक है, ये 0.215 आया। इसी तरीके से इसकी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 3 plus 6 plus 16 plus 10 डिवाइड 3 plus 6 plus 16 plus 10 dividing by 150, कितना आया, the value is 0.233, this is the value। सिमिलरली अगर मैं R की बात करूं, R रोड की बात करूं, तो ये आ जाएगा 2 plus 8 plus 18 plus 8 dividing by 145, the value is 0.248। क्लियर। सिमिलरली लास्ट वाले का 4 plus 5 plus 24 plus 9 dividing by 110, so the value is 0.381। क्लियर। तो आपको दिख रहा होगा सबसे बड़ा वैल्यू 0.381, तो सबसे ज्यादा सैचुरेटेड, सबसे ज्यादा यूजफुल वाला रोड कौन सा है, एस, सबसे ज्यादा यूटिलाइज। फिर इसके बाद वैल्यू सबसे आई 0.248, 0.248 मतलब वैल्यू आ गई R। फिर R रोड के बाद कौन सा रोड आया, 0.233। अरे गजब, ये तो सीक्वेंस ऑटोमेटिकली उल्टा आ गया और मैंने ऐसा क्वेश्चन मन से लिया है, ठीक है ना। एंड देन ये तो ये वाला रोड, तो अगर कोई आपसे सीक्वेंशियल ऑर्डर पूछे, सबसे ज्यादा यूटिलाइज होने वाला रोड S, देन R, देन Q, देन P। समझ में आया आप सभी को। दिस इज अवर टास्क और यही आपको यहाँ पर करना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये अपन यहाँ पर फर्स्ट यूनिट को खत्म करते हैं। लेट वी विल स्टार्ट। अब मैं आपके सामने स्टार्ट करता हूँ जियोमेट्रिक डिजाइन। देखिए मैंने आपके सामने पहले ही बताया हुआ है कि अगर मैं हाईवे की बात करता हूँ तो हाईवे इंजीनियरिंग में अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहली यूनिट इज इंट्रोडक्शन। आज हमने इंट्रोडक्शन को खत्म किया, 3 लेक्चर लगेंगे जियोमेट्रिक डिजाइन खत्म करने में। क्लियर। सो अपन कल से स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से। अभी स्टार्ट कर सकता हूँ, 15 मिनट का टाइम और है, लेकिन एक्चुअल में ज्योमेट्रिक डिजाइन में 15 मिनट में मैं कुछ नहीं करवा पाऊंगा, मुझे कल फिर रिपीट करना पड़ेगा। इसलिए अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन के लिए। क्लियर। तब तक के लिए नमस्ते एंड जय हिंद। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।